हेलो 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 बच्चों, बाबा नमस्कार। स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिएगा। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 23.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। रानी, साक्षी, निशा, सोहम, पूजा, रवि, गौतम, रूपा, टोनी, सुयस, आराध्या, हर्षित, नैन्सी, जिया, लकी, पालक, अभय, मेघा, गगन, शौर्या, स्वाति, बहुत बहुत नमस्कार सभी लोगों को। बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया पढ़ रहे होंगे। लगातार जोरदार पढ़ाई चल रही है आपकी और रिवीजन करके आए होंगे आप लोग। मैंने ऐसा सुना है। बहुत बहुत गुड ईवीएम है सभी लोगों को। सभी लोगों को बहुत बहुत गुड ईवीएम है। और जो अभी उठे उन सबको गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को बहुत बहुत गुड ईवीएम। भाई साहब कैसे हैं? तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग रिवाइज करके आए होंगे और कुछ होमवर्क के 2-4 सवाल थे कर लिए होंगे, है ना? और बताओ कैसे हो, कैसी चल रही है तैयारी? हाँ, कैसी चल रही तैयारी? सर्दियों का मौसम आ गया है और मौसम ऐसा रहता है कि कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता है ना। ऐसा लगता है ना कि सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ठंड लग रही है। लेकिन बेटा जहां पर आपकी लिमिट खत्म होती है उसी के आगे तुम्हें जाना है। इसी को कहते हैं लिमिट को स्ट्रेच करना। अगर आप अपनी लिमिट को खींच लेंगे तो उसके बाद से असली खेल चालू होता है ना? अगर आप अपनी लिमिट से बढ़कर के काम कर ले पा रहे हैं यानी कि आप बहुत कुछ कर पाएंगे। फिर मैं एकदम बढ़िया हूं, आप बताइए। मैं एकदम बढ़िया हूं। जोश एकदम हाई है आपका भी और मेरा भी, है ना? तो पढ़ते रहिएगा। और जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि यार पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है तो जरा ये सोचिएगा कि आप ये क्यों स्टार्ट करा था आपने, है ना? आपने चुना है ना कि आप जेई करोगे, है ना? आपने चुना है कि आप अच्छे कॉलेज से इंजीनियर बनोगे। तो अगर आपने ये सब चुना है तो आपके पास कोई ऐसा कारण नहीं होना चाहिए कि आप ना पढ़ें, है ना? कुछ ना कुछ कारण आपको मिल ही जाएगा। हालांकि दिमाग आपका हमेशा ये कहता है कि नहीं पढ़ना चाहिए। दिमाग कब मानता है कि पढ़ना चाहिए? लेकिन दिमाग पर काबू रखें, है ना? और बढ़ते रहें। अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा कुछ ना कुछ, है ना? चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं हम, है ना? शुरू किया जाए आज का सिलसिला। तो लेक्चर नंबर 2 में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए भैया शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है? और मैं आपको इसमें सॉलिड डैश वेज भी बताऊंगा। सॉलिड डैश वेज, सॉलिड डैश वेज एक 3D रिप्रेजेंटेशन होता है ना। ये एक 3D रिप्रेजेंटेशन होता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है? हम आपको सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड के बारे में बताएंगे। हालांकि ये केमिकल बॉन्डिंग का पोर्शन है लेकिन हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखना आना चाहिए। इस पर बेस्ड बहुत सारे पीवाईक्यूज आते हैं, ठीक है? हर साल जेईई मेन में सवाल आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन के अंदर, है ना? तो आपको ये सब चीजें आज पढ़नी है। लेकिन उसके पहले हम रिवाइज कर लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमारे साथ क्या हुआ था, ठीक है? लास्ट लेक्चर में हमारे साथ क्या हुआ था? कह रहे सर सॉन्ग। अरे भाई पहले दिन ही सुनाया जाता है, डेली थोड़ी सॉन्ग सुनना है तुमको। भाई बड़े गजब आदमी है भाई। कह रहे सर सॉन्ग। अरे भाई सॉन्ग डेली थोड़ी सुनाएंगे तुम्हें, पहला दिन था इसलिए सुना दिया। डेली सुनाएंगे तो तुम बोलोगे मास्टर पड़ा कमरा गाने ज्यादा सुना रहा है। क्यों? डेली सुनाएंगे तो तुम ही बोलोगे कि मास्टर पढ़ा था कम है, गाने ज्यादा सुना रहा है हमको स्पीकर में लगा के। क्यों भाई? तो आइए जरा, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर बेसिक्स की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने बात की थी कि कार्बन के कंपाउंड, रिवाइज कर लेते लास्ट टर्न का, है ना? कार्बन के कंपाउंड जो है वो, पहली बात तो कार्बन ही क्यों होता है? क्योंकि कार्बन में बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की, ठीक है? तो कैटिनेशन की वजह से कार्बन जो है अपने ही दूसरे एटम के साथ लंबे लंबे चेन बनाता जाता है, इसलिए ऐसा होता है। टेट्रावैलेंसी इसकी होती है इसलिए ऐसा होता है, ठीक है? और शुरुआत में ऐसा माना जाता था कि जो कंपाउंड्स होते हैं उसको हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ऐसे क्लासिफाई करते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट और एनिमल से बनेंगे, से ड्राइव होंगे, और इनऑर्गेनिक मिनरल और गैसेस से ड्राइव होंगे। उसके बाद बर्जेलिया साहब जो हमारे टीचर थे उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनता है उसके लिए कोई वाइटल फोर्स जिम्मेदार होते हैं, दैवीय शक्तियां होती हैं, ठीक है? कोई गॉड फोर्सेस होते हैं
जो जिम्मेदार होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के। फिर मेरे जो क्लासमेट थे वोलर साहब, ठीक है, तो वोलर साहब ने जो है हम दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से यूरिया बनाया था ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये सारी हमने बात की थी, ठीक। तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी, और यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था, और वोलर के बाद बहुत तेजी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्यक्रम आगे बढ़ा और बहुत सारे कंपाउंड बने, जैसे कोलवेज ने एसिटिक एसिड बनाया और बर्थलोट ने जो है वो मीथेन बनाया। क्या ये बात क्लियर है? फिर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन सीखा कि किस किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो एक्सटेंडेड फॉर्म, क्योंकि देखो जब कंपाउंड बनना चालू हो गए, जब बहुत सारे कंपाउंड बनना चालू हो गए, तो भाई साहब ऐसा हुआ कि अब उसको रिप्रेजेंट करना है, लोगों को समझाना है, तो लोगों को कैसे समझाएं? तो एक्सटेंडेड फॉर्म बनाया गया पहले। एक्सटेंडेड फॉर्म में क्या होता है कि सारे के सारे बॉन्ड ओपन करके लिख देते हैं, लेकिन वो वाला फॉर्म ऐसा लग रहा था कि यार मतलब कुछ चीजें तो अंडरस्टूड होती है, कह रहे हैं कि यार आप क्यों बना रहे हो ऐसा, सारे बॉन्ड ओपन करके मत लिखो, कुछ कंबाइन करके लिख दो। तो कुछ बॉन्ड कंबाइन करके लिख दिया तो उसको कंडेंस फॉर्म बोलने लगे, कुछ दिखाते हैं बॉन्ड कुछ नहीं दिखाते, वो कंडेंस फॉर्म होता है, ठीक है। ये हमने बातें कर ली थी। अब आज जो हम बातें करेंगे कि और अच्छा रिप्रेजेंटेशन जो बनाया गया, वो बनाया गया बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है आपको? लास्ट टर्न का कुछ कुछ आपको याद आया? तो आइए, ये हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ भैया, आइए। द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल फोर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बताओ वाइटल फोर्स वाली थ्योरी किसने दी थी? वर्जिलियस साहब ने वाइटल फोर्स के बारे में बताया था। क्या ये बात सही है? आप लोग कमेंट कर देना आंसर, है ना, कमेंट करते जाओ, आंसर मुझे पता चल जाएगा। क्या बी आंसर आया इसका? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। भूमि, सुमित, आदित्य, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा। व्हाट वाज द मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ कोलवेज सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब जब कोलवेज का जो एसिटिक एसिड बना उससे तुम्हें क्या पता चलता है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका? इट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स, बिल्कुल सही बात है। इट प्रूव दैट ऑल एसिड आर ऑर्गेनिक इन नेचर, गलत बात है, कुछ एसिड इनऑर्गेनिक नेचर के भी होते हैं, जैसे HX वगैरह, नाम सुना आपने, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो इनऑर्गेनिक एसिड कहलाता है। इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर वाली बातें तो तब आती हैं जब कोई मोनोमर कंबाइन होकर के पॉलीमर बनाते हैं, वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से डेराइव होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, अब उसके बाद पॉलीमर बनाए जाते हैं, है ना, तो पॉलीमर तो हो नहीं सकता। इट वॉज द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, गलत, यूरिया जो था वो बनाया गया था, यूरिया बनाया था, यूरिया, तो ए आंसर आएगा इसका। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला देखें, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। बर्जिलियस प्रपोज दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड बी फॉर्म्ड ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाइटल फोर्स, बिल्कुल सही, बर्जिलियस ने बोला था, वाइटल फोर्स के बारे में बताया था। वोलर सिंथेसाइज ऑफ यूरिया प्रूव दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड बी सिंथेसाइज फ्रॉम एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एकदम सही बात है। कोलवेज सिंथेसाइज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मीथेन, गलत बात है, कोलवेज ने मीथेन नहीं बनाया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेवलप्ड रैपिडली आफ्टर वोलर डिस्कवरी, ये सही बात है, यानी कि 1 2 का 4 आएगा, 1 2 का 4, 4 2 का 1, नो 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 नो। यार कितनी शादियां हो रही है, नहीं बढ़िया गाने बज रहे हैं बाहर। इस साल पता 25 लाख शादियां हैं, सोचो, इस साल मतलब इस 2 महीने में, है ना, फिर वो फरवरी वाला जो आता है वो अलग है, अभी 2 महीने के अंदर 25 लाख शादियां हैं भाई, सोच लो कितनी बारातें आने आई जाई निकले, हर क्लास में तो 1 2 बारातें निकलती हैं। अगला देखिए जरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ, बिल्कुल सही बात है। डीएनए प्रोटीन आर एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी सही बात है। प्रोटीन फॉर्म पार्ट ऑफ ब्लड मसल स्किन में प्रोटीन होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉट फाउंड इन सिंथेटिक मटेरियल, ये गलत बात है, सिंथेटिक मटेरियल में भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, प्लास्टिक हो गया, पेंट हो गया, इन सब में भी कंपाउंड होते हैं, है ना। तो 1 2 का 3, 3 2 का 1। भाई कह रहे कैसे पता? अरे यार न्यूज में आया था, न्यूज में आया था 25 लाख शादियां हैं। क्लियर एकदम, चलिए आइए जरा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यू टॉपिक। हाँ सच्ची में यार, नहीं पता तुम्हें, 25 लाख शादियां, सोच रहे हो आप क्या कर रहे हैं लोग? शादी किए जा रहे हैं भाई। चले आगे बढ़े, कह रहे हैं आपकी, मेरी बेटा हो चुकी है भाई, हमारा बालक है एक नन्ना मुन्ना सा इतना सा, बाहर खेल रहा है। चले आगे बढ़े। अरे भाई एक ही होती है इंसान की, कैसी बातें कर रहे हो आप?
चलिए आगे चला जाए। कह रहे हैं ओम सर, अरे यार ओम सर की शादी नहीं हो सकती है। कह रहे ओम सर की शादी नहीं हो पाएगी, मुझे पता है। कह रहे क्यों नहीं हो पाएगी? उसके कारण है भाई। शादी होने के लिए इंसान को एक सिंगल डायरेक्शन में सोचना पड़ता है, यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए इंसान को। इंसान पॉली डायरेक्शनल है, कैसे शादी हो जाएगी? चलिए आइए। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बताइए जरा सर, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो सर, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में सुनिएगा जरा, ठीक है? ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में सुनिए जरा। इधर इधर आइए, इधर। कहां चले गए तुम लोग यार, इधर आओ। आइए जरा। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में पता क्या करते हैं? जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। क्या? पहला पॉइंट लिखेंगे, कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। सर ये डॉट क्या है? ऐसा डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन एटम को, है ना? तरीका है ये, ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन एटम को। ठीक। पॉइंट नंबर 2, ऑल सीसी बॉन्ड्स मस्ट बी प्लेस्ड इन zigzag पैटर्न। ऑल सीसी बॉन्ड मस्ट बी प्लेस्ड इन zigzag पैटर्न में प्लेस करना है। zigzag zugzug zigzag zigzag पैटर्न में, zigzag पैटर्न में आपको इसको प्लेस करना है, सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड को। 3 डबल bonds are represented by two lines like this। डबल बॉन्ड को 2 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फोर्थ, ट्रिपल बॉन्ड्स सुनिएगा जरा, आर रिप्रेजेंटेड बाय 3 लाइन्स। 3 लाइन्स यानी कि यो यो यो। ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से प्लेस करते हैं, ठीक है? हाइड्रोजन एटम्स ऑफ कार्बन, है ना? हाइड्रोजन एटम्स ऑफ कार्बन आर नॉट रिप्रेजेंटेड। इसको अपन रिप्रेजेंट नहीं करते, कार्बन के हाइड्रोजन को नहीं करते, बट हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हेटेरो एटम। सर ये हेटेरो एटम क्या होते हैं? हेट्रो एटम क्या होते हैं ये भाई साहब? हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हेट्रो एटम। हेट्रो एटम का तो कार्बन के अलावा, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, इस टाइप के, ठीक है? तो हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हेट्रो एटम्स आर रिप्रेजेंटेड। अब सर लिखना कैसे? ये तो कुछ कंडीशंस है कि हम तरीके कुछ बताते हैं कि यार इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। हेट्रो एटम का मतलब समझ गए? कार्बन के अलावा कौन से वाले? हाइड्रोजन नहीं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस। ये हाइड्रोजन को हेट्रो एटम नहीं बोलते, ठीक आहे? तो अब हम इन्हीं चीजों को अप्लाई करेंगे। एक सवाल मैं आपको कराऊंगा, पहला सवाल मैं कर दूंगा, दूसरे से आप करना सीख जाएंगे। बहुत आसान है, दूसरे से आप करना सीख जाएंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक बच्चा कह रहा है सर हेलोजन, तो हेलोजन हाइड्रोएटम होता है, लेकिन हेलोजन पर आपको H नहीं मिलेगा। देखना, आप सवाल करोगे तो H नहीं मिलेगा उस पर, हेलोजन पर, ठीक है? हेट्रोएटम हेलोजन होता है, लेकिन उस पर H नहीं मिलेगा। मैंने ऐसे डॉट डॉट करके लिख दिया है, आप चाहो तो लिख लो, लेकिन उस पर H होगा नहीं वैसे, है ना? आपकी इच्छा। लो हेलोजन लिख लो। ETC लिख देता हूं, ETC बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी ऐसे हो सकते हैं।
बड़ी तेज लिखते हो यार तुम लोग, सच में लिख लिया? क्या बात कर रहे हो, मेरे से भी तेज स्पीड है तुम्हारी तो। सच्ची लिख लिया, सच्ची? खाओ मां कसम, खाओ मां कसम। डन 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 डन, तो मैं रिश्ता पक्का समझू? बताइए, सच्ची? गजब। आओ फिर सवाल कर ले, आओ फिर सवाल कर ले, आइए जरा। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है अगर लिख लिया तो। आओ, क्वेश्चन में लिख रहा हूं क्या? ड्रॉ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। आइए जरा, पहला मैं बताऊंगा, दूसरे से आप करेंगे। नंबर 1 मैं लिख रहा हूं, मान लीजिए CH3 1 2 3 और OH, ऐसा लिख रहा हूं मान लो, ठीक है? एक और बढ़ा लो, चलो चलिए, ऐसा मैंने लिख दिया। इसका बॉन्ड लाइन लिखना है मेरे को, कैसे बनाऊंगा? बॉन्ड लाइन लिखना है, कैसे बनाऊंगा? आइए जरा, पहला समझ लो, पहला मैं बता रहा हूं, फिर आप इसके बाद करना है। जितने भी कार्बन है उनको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और जिगजैग पैटर्न में, ठीक है? जैसे मान लो ये पहला कार्बन है, ये वाला, ठीक है? तो इसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा, अगले कार्बन को फिर डॉट से करूंगा, फिर अगले कार्बन को डॉट से, और कार्बन वाले H को रिप्रेजेंट नहीं करना। 3 4 और 5, देख लो जरा, मैंने क्या करा, इसमें 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को जिग जिग जुग जुग कर दो, ठीक है? जिगजैग पैटर्न में लिख दिया। और अब मैं क्या करूंगा, बताइए जरा? अब मैं क्या करूंगा, अब यहां पर मैं OH लगा हुआ है तो O के साथ H को दिखाऊंगा ऐसे, देख लो जरा, मैं O के साथ H को दिखाऊंगा। थोड़ा कैमरे से कट रहा हूं, थोड़ा इधर आ जाऊं। हाँ, अब ठीक है, देखना जरा। क्यों जी, क्या आप ठीक है? तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, डॉट से रिप्रेजेंट करना है कार्बन को। कार्बन के H रिप्रेजेंट नहीं करने, और O के साथ H है तो O के साथ H लिखेंगे, O पे नहीं छोड़ेंगे। बताइए, क्या ये बात क्लियर है? अब आपके दिमाग में एक बात आती होगी, क्या एक बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही होगी, सर एक बात बताइए, क्या हम इनको सीधे नहीं बना सकते थे? सीधे बना सकते थे सर, हम सीधे बना देते। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और यहां हम OH लगा देते। आप बना सकते थे, लेकिन कई बार पता क्या होता है, कई बार हम ऐसे डॉट नहीं दिखाते, कई बार जल्दीबाजी के चक्कर में जल्दी जल्दी बनाने, जैसे मान लो मैंने ऐसा बना दिया, तो आप ये समझ जाना जो भी शार्प पॉइंट है, जिगजैग के जो भी शार्प पॉइंट है, ये कार्बन है, तो ये अंडरस्टूड होता है कि ये कार्बन है शार्प पॉइंट, और ये टर्मिनल कार्बन है ना? जैसे मान लो ऐसा बनाया आपने, तो आपको ऐसे डॉट बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो आप? आपको डॉट बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, आप ये समझ जाओ कि सर ये जितने भी शार्प पॉइंट दिख रहे हैं ये सब क्या है, कार्बन है। अब इस वाले पता क्या है, अब आप ऐसे बनाओगे तो इसका मतलब क्या समझू मैं, तो आपको क्या है, यहां फिर ऐसे डॉट डॉट दिखाने पड़ेंगे, तो ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। बना तो सकते लेकिन टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसलिए सभी किताबों में, सभी बुक्स में जो लिखा गया है वो कैसे लिखा गया है, जिगजैग पैटर्न में लिखा गया है, ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे आपकी, कि आप समझ जाओ कि शार्प पॉइंट जो है वो कार्बन है। क्लियर एकदम? शार्प पॉइंट जो है वो कार्बन है, इसलिए हम ऐसा बनाते हैं। आइए जरा, मैं आपको दे रहा हूं, आप बना लेंगे। चलिए जरा सेकंड बना के बताइए, CH3 CH2 होल थ्राइस CH CH3 होल ट्वाइस। चलिए इसका सोचिए जरा, ये मैंने कंडेंस फॉर्म लिख दिया, बताइए इसका सोचिए, सोचिए दिमाग लगाइए। यहां 3 CH2 है ना, इस CH पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं, ठीक है? 2 CH3 लगे, CH3 को मिथाइल बोलते हैं ना, इस पर 2 CH3 लगे हैं। अब आप इसका ड्रॉ करके देखिए, एक बार ट्राई करिए, ट्राई करिए, बनाना पड़ेगा। हाइड्रोजन को नहीं दिखाते भाई साहब, हाइड्रोजन अंडरस्टूड होते हैं कैसे,
सर यहां पर अगर एक ही बॉन्ड बना रखा है इस कार्बन में, अंडरस्टूड है कि भाई 3 H होंगे, तो इसको दिखाते नहीं है बॉन्ड लाइन में। यहां अंडरस्टूड है कि 2 बॉन्ड होंगे, यहां अंडरस्टूड है कि 2 बॉन्ड होंगे H, यहां अंडरस्टूड है कि 2 होंगे, यानी कि आप बॉन्ड लाइन में ये देख लो कितनी लाइनें बनी हुई है ना, और बाकी रिमेनिंग क्या होंगे, फिर H होंगे, रिमेनिंग क्या होंगे, फिर H होंगे। क्या आप मेरी बात समझे? क्या मेरी बात समझे? कार्बन के 4 बॉन्ड करने हैं, तो अगर कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, जैसे ये वाला कार्बन एक बना रहा है तो यहां 3 H होंगे, ये 2 बना रहा है तो यहां 2 H होंगे, ये 2 बना रहा है तो 2 H होंगे, ये 2 बना रहा है तो 2 H होंगे, ये 2 बना रहा है तो 2 H होंगे। समझे? क्लियर है? अगला बताइए जरा, इसमें ध्यान से देखिए जरा, आपने अगर बनाया होगा तो ऐसा बनाया होगा, देखिएगा सर, एक कार्बन ये है, ये वाला हो गया CH3 यहां पर, इसके बाद 3 CH2 है, तो 1 2 3 CH2, ये 3 CH2 ये हो गए। अब एक CH है, ये CH हो गया, इस पर क्या लगे हैं, 2 CH3 लगे हैं, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। देखिए कितना बढ़िया डिजाइन बन के आया, कितना बढ़िया डिजाइन बना हुआ, देखिए कितना बढ़िया डिजाइन हुआ। ध्यान से करना, फैल मत जाना। देखो इस वाले CH पर 2 CH3 लगे हैं, आप इसमें ऐसे मत कर देना सर, एक कार्बन 2 3 4 5 6 7, लीनियर थोड़ी है वो मालिक, लीनियर नहीं है मालिक, लीनियर नहीं है। यहां आएगा, बताओ कितने लोगों ने बना लिया था ये, लीनियर थोड़ी है चाचा, समझे? आइए और करिए, सवाल करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। तीसरा, थर्ड नंबर पे, CH3 CH2 4 और C, यहां 3 मिथाइल लगा दिए। चलिए बताइए, बनाइए बॉन्ड लाइन इसका, करिए, ट्राई करिए, ट्राई करेंगे तो बनेंगे। देखो कभी भी गलती करने से मत डरो, ट्राई करो, हो जाए गलत कोई बात नहीं, सीख लेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है? चलिए आइए जरा इसको ट्राई करें, जरा बनाने की कोशिश करें, बनाइए, बनाए बनाए बनाए। बहुत आसान है, देखिए सर, ये वाला कार्बन डॉट से, सर 4 कार्बन है, मतलब 4 कार्बन है, 4, तो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हो गए यहां तक। अब इसके बाद एक कार्बन है, ठीक है, अब इस पर 3 CH3 यानी कि 3 कार्बन लगे हैं, तो 1 2 और 3, ऐसा दिखा दो लो, बन गया। बताइए जरा, बताइए जरा, कैसा बना सकते हैं आप? आइए, बहुत आसान है, आइए और ट्राई करते हैं। चौथा, CH3 होल थ्राइस C H, फिर CH2 होल ट्वाइस, फिर CH3 होल थ्राइस। चलिए ट्राई करें इसको, ट्राई करें इसको, ट्राई करें, बनेगा बनेगा, कहां जाएगा, नहीं बनेगा तो मालिक। बताइए, ट्राई करिए। ये 2 CH3 लगे हुए हैं, किस पर लगे होंगे, 2 CH3 इस पर, फिर 2 कार्बन है, फिर एक कार्बन, उस पर 3 CH3 लगे हैं। करो, अरे बनेगा भाई, ट्राई करो, कहां जाएगा भाई, नहीं बनेगा तो ट्राई करो, बनेगा। बताइए सर, देखिए ये 2 मिथाइल है, मतलब CH3 है इस कार्बन पे, तो मान लो मैंने इस कार्बन को ये मान लिया, अब इस पर 2 लगे हुए हैं, तो एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, लो, तो ये 2 CH3 ये वाले ये हो गए, ये वाला ये हो गया। अब देखिए 2 लगे हुए हैं CH2, तो एक और एक 2, ये 2 CH2 हो गए। अब एक कार्बन है और इस कार्बन पे 3 लगे हैं CH3, तो 1 2 और 3, लो, ऐसा बना लो। बताइए, बोलो भैया। तो इस तरीके से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं, समझे? तो आपको क्या करना है, ये सब कार्बन से सोचना है, कैसे कि सर ये 2 CH3 होंगे, तो ये 2 CH3 किस स्पेस पे होंगे, ठीक, 2 CH2 है, ये हो गए, फिर एक कार्बन ये हो गया, फिर 3 CH3 हो गए, ठीक आहे? ठीक है,
इस तरीके से करना है। क्या आप मेरी बात को समझ गए? चलिए भाई, अपन ये वाला सवाल करेंगे। मैंने आपको कल ये कंडेंस में करवाया था, अब हमें इसका बॉन्ड लाइन बनाना है, ठीक है। इसका मैंने कल कंडेंस लिखा दिया था, तो अगर मैं कंडेंस वाला दोबारा से लिख देता हूं, आप कर चुके हो ये सवाल, कंडेंस वाला कर चुके हो कि भैया OH, और ये कंबाइन करके लिखते थे कंडेंस में। देखो ये 3 CH2 को मैंने कंबाइन कर दिया, 3 CH2 ये हो गया, फिर यहां क्या है CH है, फिर इस पर क्या एक CH3 है इस पर, और यहां एक CH है, इस पर 2 CH3 है। ये आप कल कर चुके हो, ठीक है। आज मुझे आप बताओ, आपने आज क्या सीखा ये वाला, तो मुझे इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना के बताओ, इस वाले का, इसका बॉन्ड लाइन बनाओ, ट्राई करो एक बार, ट्राई करो, बताइए जरा। ट्राई करें, बहुत आसान है यार। आपको क्या करना है, कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करना है, और कार्बन कार्बन जितने भी लगे हैं उसको जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। बताइए। फिर से बताऊं, देखो, मान लो मेरे पास एक सवाल, समझ लो, फिर इसको ट्राई करना, बनना चाहिए सवाल, है ना। आओ जरा, जैसे मान लो मेरे पास लिखा है ये CH3, CH2 मान लो 3 लिखे हैं, CH लिखा है, ठीक है, और मेरे पास यहां 2 CH3 लगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, CH3 1 2 3 CH2, देखो जरा इस तरीके समझ लो, है ना। मेरे पास 3 CH2 लिखे हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है सर, CH लिखा है, सर CH पे क्या लगा हुआ है सर, 2 CH3 लगे हुए हैं इस पर, तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं इसको, देखो, क्या मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं, देखो ओपन करके लिख लो। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, CH2 3 लगे हैं और CH पर 2 मिथाइल लगे हैं, तो अब मुझे इसका बॉन्ड लाइन बनाना है। कार्बन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से। जैसे अब आप बताइए, एक कार्बन ये हो गया लेफ्ट वाला, मान लो ये वाला, ठीक। अगला कार्बन ये हो गया ये वाला, उसके बाद अगला कार्बन ये हो गया ये वाला, ऐसे कर लो। अगला कार्बन ये वाला हो गया ये, फिर उसके बाद अगला कार्बन ये वाला हो गया ये वाला, फिर उसके बाद अगला कार्बन ये हो गया इधर वाला, और फिर एक यहां नीचे लगाइए ये वाला, ऐसे ओपन करके कर लो, इसमें क्या है, समझे। तो ऐसे आप इसको पहले ओपन करके लिख लो, कितनी बार लिखना है, जैसे CH2 3 लिखे थे तो 3 बार लिख लो, ठीक है। तो आइए जरा इस वाले को करें जरा, तो मैं एक काम करूं, इसको ओपन करके लिख दूं तो आप बना लोगे इस वाले को। आओ देखो, मैं इसको थोड़ा ओपन करके लिख रहा हूं, कैसे, बॉन्ड लाइन बनाने से पहले देखो, HO CH2 1 CH2 2 और CH2 3, ठीक है। ये मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको। अब इसके बाद CH लिखा है, CH पर एक CH3 लगा हुआ है, फिर एक CH लिखा है, इस पर एक CH3 यहां लगा है और एक CH3 यहां लगा है। क्या अब आप बना लेंगे, मैंने ओपन करके लिख दिया, अब आप बना लेंगे, बताओ जरा। मैंने क्या करा, ध्यान से देखना जरा, ये जो CH है ना, इस पर देखो, ब्रैकेट का मतलब क्या, इस पर CH3 लगा है, तो मैंने ये CH3 यहां लगा दिया, और ये जो ब्रैकेट लगा है इस पर CH3 यहां है, तो यहां लगा दिया। अब आप बना लेंगे, बताइए जरा, आराम से बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए जरा, मुझको इतना बता दे कोई, मैं अभी OH को ना लगा करके पहले कार्बन को डॉट से बना दूं, ठीक है। तो मेरे पास ये कार्बन हो गया, अब आप OH लगा लो, इस कार्बन का ये डॉट हो गया, अब आप OH लगा लो, ठीक है। अब मुझे बताओ आगे चलो, ये वाला कार्बन यहां बना दूं, ठीक है, ये हो गया। ये वाला कार्बन यहां बना दूं, देखो ये हो गया। अगला कार्बन यहां बना दूं, ठीक। अब इससे क्या जुड़ा है, एक मिथाइल जुड़ा है। फिर अगला कार्बन ये वाला, ये हो चुका है, ये वाला है ना। अगला कार्बन ये हो गया, इस पर एक मिथाइल लगा है, मतलब CH3 यहां लगा है, और एक CH3 यहां लगा, देखो क्या यही आएगा, हुआ, डन हुआ। तो एक काम किया करो, जब कंबाइन फॉर्म देना तो उसको आप थोड़ा सा ओपन करके लिख लो, फिर बना लो, है ना। थोड़ा सा ओपन करके लिख के फिर बना लो, ठीक है छे। क्या ये बात क्लियर है जी? आइए अगला सवाल करते हैं।
आपसे उल्टा सवाल भी पूछ सकते हैं, आपसे उल्टा सवाल भी पूछ सकते हैं। उल्टा उल्टा क्या, ध्यान से देखो जरा, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला टू शो ऑल द एटम इंक्लूडिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। सब दिखाना है, सब दिखाना है। उल्टा सवाल कैसा सर, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक एक करके अपन इसको स्टार्ट करेंगे, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। पहला मैं बता देता हूं आपको, आपको क्या करना है, कार्बन हाइड्रोजन सब दिखाना है। जैसे ए वाला, ये चारों हैं, तो मान लो ए वाला मैं आपको करवा देता हूं, बाकी फिर आप कर ही सकते हैं। मुझे बताओ, मैं इसको कार्बन कहीं से भी शुरू करूं, मान लो यहां से कर रहा हूं, कार्बन, फिर कार्बन, ये सब डॉट यानी कि शार्प पॉइंट क्या है, सारे कार्बन है। ये सब क्या है, सारे कार्बन है, ठीक है। कार्बन ऐसा जी, जितने भी शार्प पॉइंट है ये सब कार्बन है। क्या मैं ऐसे बना सकता हूं, देखो, उल्टा सोचना, उल्टा उल्टा सोचना, उल्टा। ये सब क्या है, कार्बन, देखो ये जितने भी शार्प पॉइंट है ये क्या है, कार्बन, जो कि मैंने वहां लिख दिए। अब क्या करना है, वैलेंसी पूरी करनी है, किससे, हाइड्रोजन से। कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन, 4, ठीक है। कितने बॉन्ड बनाता है, 4। करते जाओ सवाल, करते जाओ, करते जाओ। सर इस कार्बन का एक ही बॉन्ड बना है, यानी कि बाकी के आप कंप्लीट कर दो, किससे, एच से। एच लगा दो, यहां भी एच लगा दो, कितने, 3। मुझे बताओ, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो चौथा बॉन्ड कौन सा होगा, एच वाला। चौथा एच होगा, और क्या। हाँ लिख लो, सवाल है, सवाल तो कर लो ना फटाफट, चाहे तो रफ में कर लो, लेकिन कर लो, ठीक है। सवाल कर लो, रफ में करना जो कर लो, है ना। चलो बताओ इस वाले का, सर इसके 3 बॉन्ड हैं, तो चौथा बॉन्ड ये हो गया, बहुत आसान है। अरे बहुत आसान है जी। अगला बताइए, सर इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं लेफ्ट राइट साइड, तो 2 और लगा दो, ये लो, देखिए। सर इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 एच होंगे। सर इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 एच होंगे। सर इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 एच होंगे। ऐसे ओपन करके लिखना है, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 एच होंगे। तो ये है इसका एक्सपांडेड फॉर्म, सिंपल, ये एक्सपांडेड फॉर्म है, आसान है। उल्टा सोचो आप, कह रहे स्कूल में किया था, है क्या बात है। आओ जरा, इस वाले का बनाओ, बी वाले का, मैं आगे पेज पे लिख देता हूं, है ना, या यहां कर लो, बी वाला जगह है, इधर जगह, इधर कर लो बी, बाकी सी और डी आगे कर लेना। ट्राई करो बी वाला, बी वाला ट्राई करो। सर ये सारे के सारे क्या हैं, देखो ये सब क्या है, जितने भी शार्प पॉइंट होते हैं, ये एंड वाला, ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है, कार्बन ही तो है। ये सब कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, देखो 8 कार्बन है, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप क्या करेंगे, यहां पर एच लगाएंगे, कितने लगाएंगे सर, यहां 3, सही बात है। और इस वाले टर्मिनल पे भी 3, क्योंकि टर्मिनल वाला तो एक ही बॉन्ड बना रहा है ना। और बीच में जितने हैं सब में 2 2 एच, सही है। बीच में जितने हैं सभी में 2 2 एच, बीच में जितने हैं सभी में 2 2 एच। क्या ये बात सही है, तो मैं रिश्ता पक्का समझू। अरे बहुत आसान है, बताइए जरा, क्या ये बात क्लियर है। हाँ भाई, क्या ये बात क्लियर है, बीच में जितने हैं उतने एच लगा दो, जितने बॉन्ड बना है, 2 2 बना रहा है। अब इसको ध्यान से करना, यहां ये टर्मिनल पे पॉइंट कार्बन कहलाएगा, और यहां पॉइंट कार्बन कहलाएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है इन्होंने, है ना। यानी कि ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, 2 कार्बन के बीच में ही तो बनेगा, तो ये कार्बन होगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में बनेगा ना। अब एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, ठीक है। एक काम करता हूं, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। तुम ये 2 कर चुके हो, अगले 2 यहां कर लेना, ठीक है। 2 कर चुके हो, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है ना। चलिए सी वाला और डी वाला करें। अब शुरू के दोनों हो चुके हैं, अब आपको क्या करना है, सी और डी, बताइए। शुरू के दोनों ये हो चुके हैं, ये डन है। अब अगला हम सी वाला करेंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ इसको कैसे लिखोगे, बताना जरा, इसको कैसे लिखोगे। सर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, देखो तो सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर सिंगल बॉन्ड सी, फिर एक सी, इस पर OH भी लगा है और इस पर एक सी भी लगा है, ठीक है। चलो वैलेंसी पूरी कर लो। अरे बहुत आसान है यार, मजा आ जाएगा एकदम। सी, इसकी वैलेंसी पूरी करो, बताओ मुझे करके। और एक डी वाला और देख लो जरा। सर ये सी, ये सी, ये सी, सी सी सी, ठीक है।
तो बताइए जरा, यानी कि 1 2 3 4 कार्बन आपको ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है, और एक बीच वाले पर इधर और बीच वाले पे इधर। चलिए H से पूरी कर लीजिए वैलेंसी और बताइए। तो बॉन्ड लाइन से आप एक्सपांडेड फॉर्म और एक्सपांडेड फॉर्म से या कंडेंस फॉर्म से बॉन्ड लाइन बनाना सीख चुके हैं, मुबारक हो। चलो H से पूरा करो वैलेंसी फटाफट से। 1 मिनट के अंदर, आपको 1 मिनट का समय दे दिया हूं मैं। चलो 1 मिनट के अंदर ये सारा कंप्लीट करिए, सारे के सारे H लिखिए, लिख पाएंगे आप आराम से, आराम से लिख लेंगे आप, आराम से लिख लेंगे। और बताओ क्या चल रहा है? स्कूल जाते हो तुम लोग? कितने लोग स्कूल जाते हैं? स्कूल में तो मेरे ख्याल से हो गया होगा ये। हाँ भाई बताइए। कह रहे हैं हम डमी हैं, अच्छा। स्कूल नहीं जाते हैं? अरे वाह, मिक्स है, मतलब कई लोग स्कूल जाते कई नहीं जाते। वाह। जो लोग नहीं जाते पढ़ते हो घर पे कि नहीं? जो नहीं जाते पढ़ते हो कि बस ऐसे टाइम पास चलता है सुबह शाम तक? पढ़ा करो, है ना। चलिए वेरी गुड। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? 1 मिनट समाप्त हुआ। चलिए बताइए जरा, मैं क्या करूंगा, मुझे वैलेंसी पूरी करनी है। देखो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे तो एक H, देखो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे, एक H। अगले वाले कार्बन ने बेटा चारों बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 और 4। अगले वाले में बताओ। नेक्स्ट वाले की बात करूं तो इसने 2 ही बॉन्ड बना रखे हैं तो 2 H, सही बात है। और इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो चौथा ये H है। इसने 1 बॉन्ड बना रखा है तो यहां 3 H आएंगे। क्या आपने ये कंप्लीट कर लिया? क्या आपने ये कंप्लीट कर लिया? कह रहे हैं हाँ हम पढ़ते हैं सर, वेरी गुड, पढ़ाई करा करो, अच्छी बात है ये, वेरी गुड, पढ़ते हो तो बड़ी अच्छी बात है। यहां पर मैं 3 H कर दूं, बताओ, सही बात है ना। यहां पर 1 2 3 H, इस पर बताइए जरा, बोलिए। इसके 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो मैं 1 H कर दूं, ठीक। इस वाले ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो मैं 1 H कर दूं। इस वाले ने एक ही बॉन्ड बना रखा है तो यहां 3 H कर दूं। बस अब क्या बचा जीवन में, लो हो गया काम। और यहां पर 3 H कर दूं इस टर्मिनल पे, और इसने एक बॉन्ड बना रखा तो इस टर्मिनल पे भी 3 H कर दूं। तो मैं रिश्ता पक्का समझूं, बताइए, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो है वो दिखता कैसे, एक बार मैं दिखाता हूं आपको, है ना, थोड़ा विजुअलाइजेशन भी होगा आपको। एक्चुअली बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखते हैं, देखो ये पॉइंट क्या है, कार्बन, देखो जरा, कार्बन, ये पॉइंट कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ऐसे जिगजैग बना हुआ है ना। तो ऐसे जिगजैग पैटर्न में आप बनाया करते हो इनको, ठीक है। ये जिगजैग पैटर्न दिख रहा है, तो ये जिगजैग पैटर्न ऐसा होता है। ये रेड वाला ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से H जुड़ा है, तो H कौन सा दिखाया तुमने, ऑक्सीजन वाला H दिखाया है, कार्बन वाला H नहीं दिखाया है ना। तो ये ऐसा दिखता है जिगजैग पैटर्न, ठीक है। इस तरीके से कार्बन की चेन होती है बड़ी बड़ी, ठीक है। चाहिए? अरे अरे लो लो, लो लो, टच कर लो, स्क्रीन से ही टच कर लो, लो। चलिए भैया आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये मामला था बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का। अब मैं चलता हूं वेस्ट डैश रिप्रेजेंटेशन पर। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन एक 3D रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, 3D रिप्रेजेंटेशन। जैसे अगर मैं कहूं ये क्या है, बताइए सर ये क्या है, आप क्या कहेंगे, बताएं, आप क्या कहेंगे कि ये क्या है? सर ये CH4 है। आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नाम सुना है? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नाम सुना आप लोगों ने? बिल्कुल सही बात है, सुना है सर। और केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपने कहा था कि CH4 में 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, और 4 सिग्मा बॉन्ड हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये टेट्राहीड्रल होगा। क्या ये बात सही है? केमिकल बॉन्डिंग की थोड़ी बातें याद दिला रहा हूं। क्या मीथेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम, कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज है मीथेन का? इसको मीथेन कहते हैं, मीथेन। क्या कहते हैं? मीथेन।
सर क्यों कहते हैं, ये हम IUPAC में भी सीखेंगे बाद में। मीथेन ध्यान रखना, आपको वैसे याद होगा ये। तो भैया ऐसा है कि sp3 टेट्राहीड्रल, और टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है, ध्यान से देखिएगा सर। टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है, ध्यान से देखिएगा। टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री ऐसी होती है, इस तरीके से दिखता है। इसको कहते हैं टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। ये जो डॉट है, ये कार्बन रिप्रेजेंट करता है डॉट, ठीक है। और इसमें अगर मान लो मैं यहां H लगा दूं इस जगह पर, तो एक H यहां लगा है, एक H यहां लगा है, एक H यहां लगा है और एक H यहां लगा है। सर ये क्या है, सर ये एक 3D रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है, 3D रिप्रेजेंटेशन, 3D रिप्रेजेंटेशन है। उसको बोर्ड तो 2D है ना, तो 2D में दिखाते ऐसे हैं, है वो 3D है ना। सर इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन वाली है, ये लाइन, ये जो लाइन होती लाइन, ये होती है इन द प्लेन, ठीक है। या ऐसा लिख लो कि जो लाइन, जो डैश है, ऐसा कर लेते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है, अलग अलग बना लेते हैं। यहां पर पहले मैं डैश से बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा डैश वैश समझ में आ जाए। ये जो डैश वाला है, ये होता है बिलो द प्लेन, ठीक है, ये बिलो द प्लेन वाली बात है। सर ये डैश जो दिखा रहे हैं ना, इसको डैश कहते हैं, डैश, ठीक है। और ये कहां है, ये होता है बिलो द प्लेन, 3D ज्योमेट्री है, ये टेट्राहीड्रल है ना। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो डार्क वाला सॉलिड वाला है, उसको डैश कहते हैं, ये होता है सॉलिड, ठीक है। इसको डैश कहते हैं और इसको कहते हैं सॉलिड, तो ये है सॉलिड वेज, ठीक है। तो ये डैश कहते हैं, ये सॉलिड कहते हैं। सॉलिड क्या होता है, अबव द प्लेन, ठीक है। ये बिलो द प्लेन, ये अबव द प्लेन। तो डैश वाला कहां होता है, बिलो द प्लेन। डार्क वाला कहां होता है, अबव द प्लेन। और ये जो लाइन वाला है, ये इनटू द प्लेन है, लाइन वाला, ठीक है, ठीक है, या ऑन द प्लेन कह देता हूं, ठीक है। ये इनटू द प्लेन मतलब प्लेन पर होता है ये, ठीक है। मतलब ये बोर्ड है, उस पर ये है, ये अंदर है, ये बाहर है, सिंपल सी बात है। जैसे आपको अगर मैं दिखा दूं तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, 3D रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा जरा और समझने की कोशिश करिएगा कि ये 3D कैसा दिखता है। देखिएगा, अगर मैं आपको इसकी ज्योमेट्री, ये टेट्राहीड्रल, इसको बोलूं, तो मुझे बताओ ये कैसा दिख रहा है आपको, बताओ सामने से, सामने से कैसा दिख रहा है, थोड़ा पास ले आऊं आपके बताना। और जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना, देखो जरा, ये वाला प्लेन में है, देखना जरा ध्यान से, ये वाला जो मैंने पकड़ा है वो प्लेन में है, और इसके साथ साथ ये प्लेन में है, देखो ये वाला, ये जो दो मैंने पकड़े प्लेन में, जो दो मैंने पकड़े वो प्लेन में है, देखो जो दो मैंने पकड़े वो प्लेन में, ध्यान से देख लो जरा, जो दो मैंने पकड़े वो प्लेन में है, दिख रहा है। ये 3D ज्योमेट्री है ना। ये वाला H प्लेन में है, ये वाला H प्लेन में है, ये बॉन्ड प्लेन में है, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, ये जो आगे लगा है, आगे ये होता है अबव द प्लेन, देखो जरा, ये जो आगे लगा है ये क्या है, अबव द प्लेन, ये आगे वाला अबव द प्लेन, जो आपकी साइड आ रहा है, बताओ आपकी साइड कौन सा आ रहा है, ये वाला, देखो जरा, ये आपकी साइड आ रहा है ना। और ध्यान से देखें, जो पीछे एक चुपके से बैठा हुआ है, देखो ये पीछे से, ये वाला, ये पीछे चुपके से बैठा हुआ है छोटू, ये क्या है, ये प्लेन के अंदर है। तो ये टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री है आपकी, समझे आप, ये टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है। इसको हम टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक। एंगल आपको पता है 109.5 होता है, ठीक है। इसका एंगल आप जानते हैं 109.5 डिग्री एंगल होता है ना। अगर मैं दो बॉन्ड के बीच का एंगल देखूं ना, जैसे ये है और ये, इसके बीच का एंगल क्या है, सॉरी, इसके बीच का एंगल क्या है बताओ, इन दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल क्या है, 109.5, ठीक है। तो ये होता है आपका टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। इसमें क्या होते हैं, दो बॉन्ड प्लेन में होते हैं, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। समझ गए बात को, फील आ गई एकदम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आनी चाहिए, ठीक है।
तो ये है आपका सॉलिड डैश वेज रिप्रेजेंटेशन। तो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूल्स को, और इसकी जरूरत हमें पड़ेगी आइसोमेरिज्म चैप्टर में। ठीक है, इसकी जरूरत हमें आइसोमेरिज्म में पड़ेगी। ठीक है, तो 109.5 या 109 डिग्री 28 मिनट्स, मतलब बात लगभग बराबर ही है ना। तो ये आपने नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ूं, बताओ। ये आपने नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ूं, बताओ जरा। कह रहे 109 डिग्री 28 मिनट बताया था। अरे वो 109.5 ही है। अरे अंकल कैसी बातें कर रहे हो यार। 109 डिग्री 28 मिनट्स जो है ना, वो 109.5 डिग्री ही होता है। अरे यार भाई। मैंने बेटा एक कॉलेज खोला है, मैंने और सचिन सर ने। उसको रखा है हमने नाम यूईसी। यू का मतलब युगांडा, ई का मतलब इंजीनियरिंग, और ये स्कूल। ठीक है, यूईएस है ये। तो युगांडा इंजीनियरिंग स्कूल और युगांडा इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो वहां पर बहुत खास सुविधा दी गई है हमने उन बच्चों के लिए जो थोड़े दिमाग से हिले हुए हैं। तो उनको सीधा एडमिशन देते हैं हम, डायरेक्ट एडमिशन बिना किसी रिटर्न के, सीधा एडमिशन होता है उसमें। तो जो 28 मिनट वाले हैं उनका सीधा एडमिशन करवा देंगे अपन। ठीक है, कैसी बातें हैं ये। चलिए आगे बढ़े क्या हम। ये एनसीईआरटी की रीडिंग देख लीजिए, जो मैंने अभी आपको समझाया वही है ये चीज, है ना। 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये प्लेन में है, ये डैश वाला बिलो द प्लेन है, ये डार्क वाला अबव द प्लेन है। अब आप ये मत कहना कि सर आपने जो डायग्राम बनाया है उसमें सर डैश वाला इधर लिखा है, डार्क इधर लिखा है। रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। तुम चाहो यहां डैश कर लो, यहां डार्क, वो तो वैसे भी तुम्हें पता है। डार्क वाला क्या होता है, अबव द प्लेन, डैश वाला बिलो द प्लेन, है ना। जैसे मान लो मैं इसको डार्क कर देता तो ये अबव द प्लेन हो जाता, ये डैश हो जाता तो बिलो द प्लेन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये ऊपर नीचे खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको तो डार्क और डैश से देखना है ना, ऐसा थोड़ी कि ये ऊपर बना है नीचे बना है, डार्क और डैश से देखना है। ठीक है, वो कोई ऊपर नीचे नहीं है। ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। मैंने जो बनाया था उसको देखो जरा ध्यान से। मैंने बनाया था तो मैंने डार्क यहां बना दिया था, डैश यहां बना दिया था, कोई दिक्कत नहीं। ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन है। ठीक है, डार्क मतलब अबव द प्लेन, डैश मतलब बिलो द प्लेन। क्या ये बात क्लियर है। तो डार्क यानी कि अबव द प्लेन यानी कि तुम्हारी साइड आ रहा है, डैश यानी कि बिलो द प्लेन यानी कि तुमसे दूर जा रहा है। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं, तुम डार्क को ऊपर बनाओ, डैश को नीचे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। डार्क मतलब अबव द प्लेन ही है, डैश मतलब बिलो द प्लेन है। ठीक है, क्लियर है एकदम। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो मैं आगे बढ़ूं, तो मैं आगे बढ़ जाऊं। चलिए भाई, सवाल करेंगे, बताएं। सॉरी, ये सवाल। द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला डज नॉट शो, बताओ क्या रिप्रेजेंट नहीं करता। कुछ सवाल कर लो, अच्छा लगेगा। करिए, सवाल करिए। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला डज नॉट शो कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन, हेट्रो एटम्स या मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, है ना। बताइए। हेट्रो एटम का मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन इसकी फैमिली, ऑक्सीजन इसकी फैमिली, हेलोजन इसकी फैमिली, ये सब है ना, ऐसा सोच लो आप। नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली। मल्टीपल बॉन्ड्स क्या हो गए, डबल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। तो क्या रिप्रेजेंट नहीं करता मालिक, कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, अगला बताओ। इन वेज डैश नोटेशन अ डैश लाइन रिप्रेजेंट अ बॉन्ड, बताओ जरा। वेज डैश नोटेशन में डैश लाइन कौन सी, क्या रिप्रेजेंट करती है डैश, बताओ जरा। क्या रिप्रेजेंट करती है डैश, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन या गोइंग बिहाइंड द प्लेन, बताओ डैश, बोलो। या इन द प्लेन या ब्रोकन बॉन्ड, ब्रोकन बॉन्ड मतलब टूट, बॉन्ड टूट रहा है ऐसा दिखाता है क्या, बॉन्ड टूट थोड़ी रहा है वो। बॉन्ड तो रहता ही है, बस उसको ऐसे डैश 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 करके बनाते हैं। तो बिहाइंड द प्लेन मतलब ये प्लेन के अंदर जाता है। अबव द प्लेन यानी कि जो आपका कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है वो सॉलिड वाला होता है, और जो अंदर जाता है वो डैश वाला होता है। ठीक है, डन। चलिए आगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉर साइक्लोहेक्सेन? बताओ साइक्लोहेक्सेन के लिए करेक्ट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। मैं आपको साइक्लोहेक्सेन बता देता हूं कैसा होता है। रिंग में 6 कार्बन, रिंग में 6 कार्बन, जैसे ये 1 2 3 4 5 और 6। तो बताइए इसका बॉन्ड लाइन अगर मुझे बनाना है, बताओ इसका बॉन्ड लाइन कैसा दिखेगा? बताइए इसका बॉन्ड लाइन कैसा दिखेगा, बोलिए इसका बॉन्ड लाइन कैसा दिखेगा? आइए जरा, मैं क्या करूंगा, इसको डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा पहले वाले को, फिर डॉट बनाऊंगा इधर, फिर इधर डॉट बनाऊंगा, फिर इधर डॉट बनाऊंगा, फिर इधर डॉट बनाऊंगा, फिर इधर डॉट बनाऊंगा और इसको जोड़ दूंगा। तो ये हेक्सागन ही तो बन गया, हेक्सागन जैसा दिखेगा ना, समझे? रिंग में थोड़ी जिगजैग दिखेगा, रिंग में तो हेक्सागन रिंग दिखेगी ना, ठीक है वो थोड़ा जिगजैग ही, लेकिन वो क्लोज रिंग हो गया ना, क्लोज हो गया तो वो फिर हेक्सागन दिखेगा। अगला, इन बॉन्ड लाइन फॉर्मूला अ वर्टेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? शार्प पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं बताइए? शार्प पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? क्या रिप्रेजेंट करते हैं बताइए? सर कार्बन एटम्स रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये जो शार्प पॉइंट होते हैं ये कार्बन एटम होते हैं, समझे? हाँ बहुत बढ़िया। चलिए अगला ध्यान से करिएगा, थोड़ा बड़ा सा दिखेगा आपको। कभी भी ना बड़े सवालों से डरना नहीं है, और लैंग्वेज वाले सवालों को तुम्हें करना आना चाहिए। क्यों? लैंग्वेज वाले सवाल होते आसान है, होते आसान है, बस तुम्हें लैंग्वेज को पढ़ना आना चाहिए। इतना तुम्हारे अंदर पेशेंस होना चाहिए कि अगर तुम चारों ऑप्शन पढ़ो तो तुम्हारा आंसर आ जाए, ठीक है? तो चलिए जरा ट्राई करिए इसको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी तक जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड सवाल है ये सारा, जो पढ़ा हुआ अभी तक आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक्सपांडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला shows all atoms and all bonds। बताइए क्या एक्सपांडेड में सारे एटम और सारे बॉन्ड दिखाए जाते हैं क्या? मालिक्स एकदम सही कह रहे हो, मालिक्स। अगला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ओमिट सम और ऑल द सीएच बॉन्ड, मतलब कुछ बॉन्ड लिखते हैं कुछ बॉन्ड हटा देते हैं। यस बिल्कुल सही बात है। एंड समटाइम्स सीसी सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंटेड ग्रुप ऑफ एटम्स टुगेदर, बिल्कुल सही बात है। आप कभी कभी सीसी बॉन्ड को इकट्ठा करके भी लिख देते हो, है ना, तो उसको कंडेंस फॉर्म कहते हैं, एकदम सही बात है। तो कुछ बॉन्ड आप दिखा भी सकते हो, कुछ हटा भी सकते हो। स्केलेटल या बॉन्ड लाइन, है ना, स्केलेटल या बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन को स्केलेटल से भी इन्होंने बोला है, ठीक है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आर द मोस्ट सिंप्लीफाइड शोइंग ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड एज लाइन एंड ओमिटिंग सीएच बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप सीएच बॉन्ड को नहीं दिखाते, कार्बन के साथ एच को नहीं दिखाते, कार्बन के एच नहीं दिखाते आप बॉन्ड लाइन या स्केलेटल में। अगला, अ गुड कंडेंस फॉर्मूला शुड रिप्रेजेंट द कनेक्टिविटी ऑफ एटम। भाई कंडेंस फॉर्मूले तो अलग अलग टाइप से दिखाते हैं लोग, कुछ लिखते हैं कुछ नहीं लिखते, लेकिन अच्छा कंडेंस फॉर्मूला क्या होगा जिसमें आप एटम की कनेक्टिविटी को दिखाएं, यानी कि ढोलकपुर आंसर आए। देखो क्या लिखा है, गुड कंडेंस फॉर्मूला शुड रिप्रेजेंट द कनेक्टिविटी ऑफ एटम। अच्छी बात है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि कंडेंस फॉर्मूले में कई लोग बॉन्ड दिखाते हैं कई नहीं दिखाते हैं, है ना, बताया था ना आपको लास्ट टाइम पे भी कि कुछ बॉन्ड दिखा सकते हो कुछ नहीं दिखा सकते हो, लेकिन अच्छा कंडेंस फॉर्मूला वो होगा जिसमें बॉन्ड दिखा रहे हो तुम, ठीक है। अच्छा कंडेंस फॉर्मूला वो होगा जिसमें तुम बॉन्ड दिखा रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिए, ध्यान सुनिए, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं, मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे कहूं कि ये है, देखना जरा ध्यान से, मैं आपको इस तरीके से एक एक्सपांडेड फॉर्म दे रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बताओ इसका एक बढ़िया कंडेंस फॉर्म लिखो। मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका कंडेंस फॉर्म लिखो, है ना, मैं आपसे कह रहा हूं कंडेंस फॉर्म लिखो, ध्यान सुनना। मैंने ये एक्सपांडेड फॉर्म दिया, मैं क्या करूंगा, इस कार्बन पे 3 H है, फिर मैं ये बॉन्ड दिखा दूं 2H, और फिर मैं बॉन्ड दिखा दूं 2H, और फिर मैं बॉन्ड दिखा दूं 2H। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है या ये ज्यादा अच्छा लग रहा है बताओ? मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, देखिएगा ये दोनों CH2 को बीच में कंबाइन करके, बताओ तुम्हें कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है? तुम्हें कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है? सर ये वाला ठीक लग रहा है, क्यों? क्योंकि H इन्होंने कंबाइन कर दिए लेकिन CC बॉन्ड दिखा दिए।
ताकि तुम्हें थोड़ा सा खुला भी दिखेगी, हाँ यार चलो बॉन्ड दिख रहे हैं मेरे को। यहां तो तुम्हें पता नहीं चल रहा कि कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि हाँ इसमें मुझे बॉन्ड सोचने पड़ेंगे। इसमें तो और कंबाइन करके लिख दिया। तो अच्छा फॉर्म देखो, सही तो ये भी है, सही तो ये भी है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये वाला जो है ये ज्यादा बेटर लग रहा है आपको, है ना, फर्स्ट वाला ज्यादा बेटर लग रहा है। अब पसंद वाली बात नहीं कि सर मेरे को पसंद, या पसंद थोड़ी चलेगी यहां, कह रहे हैं सर तीसरा पसंद आ रहा है, पसंद थोड़ी चल रही है यहां। तो कह रहे तीसरा पसंद आ रहा है मेरे को, क्यों कंबाइन करके लिख दिया। अरे कंबाइन करने से अच्छा है ना थोड़ा ओपन करके लिखो। कुछ बॉन्ड देखो, कुछ बॉन्ड कंबाइन कर दिए, कुछ बॉन्ड दिखा दिए। सर एच वाले कंबाइन कर दिए, सीसी वाले दिखा दिए। पसंद थोड़ी होता है, सर तीसरा पसंद आ रहा है हमको। ठीक है, समझ गए आप ये बात। चलिए आगे चलता हूं मैं। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है। एक अंतिम सवाल और कर लीजिए बस, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, तो अभी तक जो आपने सारा पढ़ा है वो क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए बताइए। कह रहा हमको पसंद आ रहा है पसंद आ रहा है भाई। चलिए क्या कह रहे हैं इसमें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले, बताइए क्या कहना है। बताइए जरा, लास्ट क्वेश्चन है ये, अभी तक जो पढ़ा उसका, फिर अपन सिग्मा और पाई बॉन्ड सीखेंगे, सिग्मा पाई निकाल लेंगे, है ना। बताइए क्या कहना है। आइए क्या कहते हैं कवि, क्या कहता है कवि, ये कहता है कि एक्सपांडेड फॉर्म शोज ईच कोवेलेंट बॉन्ड क्लियरली, एकदम सही बात है। कंडेंस फॉर्म ओमिट सम और ऑल बॉन्ड्स, बिल्कुल सही बात है, मतलब कुछ बॉन्ड हटा भी देते हो, मतलब नहीं दिखाते हो, कुछ दिखाते हो, सही बात है। बोथ फॉर्म गिव द सेम इंफॉर्मेशन अबाउट द कनेक्टिविटी ऑफ द एटम, सही बात है। दोनों ही फॉर्म आपको सेम इंफॉर्मेशन ही तो देते हैं कि कौन सा कहां लगा होगा, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रोवाइड मोर स्ट्रक्चरल डिटेल देन कंडेंस, गलत बात है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बहुत बेकार है, कंबाइन करके लिख देते हो, पता ही चलता क्या है ये। अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ऐसा है ना, C4H10 C5H12, वो कुछ नहीं पता चल रहा क्या लिख रहे हो, सिर्फ हमें एटम के बारे में पता चल रहा है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। चलिए भाई ए आंसर आएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़ी कुछ पता चल रहा है, एटम ही पता चल पा रहे, कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने। डन हो गया मामला। बताइए जरा, अगर आपको ये बात क्लियर है। नहीं बेटा क्वेश्चन नहीं लिखने, बस सॉल्व करना है आपको क्वेश्चंस को। चलूं आगे, चलिए आइए, अब मैं आपको ले चलता हूं वहां, आपको कुछ पुरानी यादें ताजा होंगी, ठीक है, आपकी कुछ पुरानी यादें ताजा होंगी, पुरानी यादें, ठीक है। पुरानी यादें कैसी, कि भैया फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड हम पहले देख लेते हैं कैसे होता है, उसके बाद हम कैलकुलेशन देख लेंगे, सही बात है। आइए मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और कोई नई बात नहीं है, बस एक रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। आपने सुना होगा कुछ ऑर्बिटल की ओवरलैपें होती थी, कुछ ऑर्बिटल की ओवरलैपें होती थी, ओवरलैपें, है ना। कैसी ओवरलैपें होती थी, जैसे अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं फर्स्ट पॉइंट कि एस एस ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, क्या आपने कभी ऐसा देखा है केमिकल बॉन्डिंग में। भैया एस एस का मतलब क्या है ये, तो एस एस ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, बताइए। एस एस ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो एस एस ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है क्या, हाँ या ना, बताइए। एस एस लिख लो, अब साथ साथ में लिख रहे हो तो लिख लो, अगर आपको आता है तो मत लिखो, है ना। तो बताइए एस एस ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, अगर मैं एस और पी ले लूं, एस और पी, यानी कि मैंने एक एस लिया, मैंने, ध्यान से देखिएगा,
ध्यान से देखिएगा, मैंने एक एस ले लिया और मैं इसके साथ पी कैसा दिखता है, डंबल दिखता है, सही है, पी कैसा दिखता है, डंबल दिखता है ना, तो पी डंबल है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड इससे बनेगा, बताइए क्या इसकी ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, हाँ या ना, ना या हाँ। सर एस और पी की ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, जानते हैं आप इस बात को, है ना। और अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि पी पी लेकिन कौन सी, हेड ऑन, पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग, एसएस ओवरलैपिंग से सिग्मा बनता है, एसपी से सिग्मा बनता है, पीपी हेड ऑन कर दूं ऐसी, अगर पीपी हेड ऑन कर दूं तो बताओ कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो सर ये भी तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अगर मैं पीपी को हेड ऑन करवा दूं ऐसी वाली, तो ये भी तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है मालिक्स, क्यों नहीं बनाता क्या, देखो। तो पीपी हेड ऑन से भी क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। बड़ी अच्छी बात कही आपने, बड़ी अच्छी बात कही आपने, यानी कि सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनता है। आइए पाई देख लेते हैं, हमारे काम का, हमारे काम मतलब ऑर्गेनिक में जो काम आएंगे वो बता रहा हूं, है ना। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूं तो कैसे बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, बोल चूड़ियां बोल कंगना, बताओ जरा क्यों, क्या ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है, बताइए जरा, बताइए क्या ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है ना। तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है इसकी, यानी कि पी और पी की मैं साइड वाइज ओवरलैपिंग करा दूं, ध्यान से देखिएगा, क्या हो गया इसको, है घूम क्यों नहीं रहा ये, अच्छा यहां से घूमेगा मुझे लग रहा है, हाँ। अगर मैं पी और पी की साइड वाइज ओवरलैपिंग करा दूं, पी और पी की साइड वाइज ओवरलैपिंग करा दूं, तो क्या तुमको ऐसा दिखेगा, देखिए बताइए जरा, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है, ठीक। तो फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड कैसे करवा रहा हूं मैं करवा रहा हूं पीपी साइड वाइज, या इसको लेटरल ओवरलैपिंग कहते हैं। तो पीपी की साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग होती है। इसके अलावा आपने और भी बहुत सारे पढ़े होंगे, पीडी पढ़ा होगा, डीडी पढ़ा होगा, हमारे ऑर्गेनिक में बस इतना ही काम का है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनता है, पाई बॉन्ड ऐसे बनता है, ठीक। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूछ सकता हूं क्या, बात केमिकल बॉन्डिंग की ही है, बताइए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इजाजत हो मालिक आपकी, तो आपकी इजाजत हो तो एक सवाल पूछ सकता हूं आपसे, बताइए, बोलिए, आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, मुझे बताओ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में से कौन सा बॉन्ड सबसे पहले बनता है, बताओ जरा। किन्हीं भी दो एटम के बीच में अगर बॉन्ड बनना है, किन्हीं भी दो एटम के बीच में अगर बॉन्ड बनना है, तो बताओ सिग्मा और पाई में से कौन सा पहले बनेगा, बताइए। सिग्मा और पाई में से कौन सा पहले बनेगा, सिग्मा पहले बनेगा, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, पहले सिग्मा बनेगा ना, पक्का ना, बहुत अच्छी बात है। सिग्मा के बाद अगर बनना हुआ तो पाई बनेंगे, है ना, बस इसी से तुम्हें कैलकुलेट करना है। आइए जरा, तो अगर आपने ये लिख लिया तो अच्छी बात है, जिनको पहले से आता है नहीं लिखा तो भी अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूं कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई पे, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो अगर आपने ये ओवरलैपिंग के बारे में जानते हो और तुम्हें ये पता है कि कभी भी किन्हीं दो एटम के बीच में, मान लो एक एटम ए है और दूसरा एटम बी है, बताइए अगर एक ही बॉन्ड है, अभी आप लोगों ने मुझे बताया
कि सिग्मा बनता है, तो अगर एक ही बॉन्ड है तो ये क्या होगा बताओ? अगर एक ही बॉन्ड है तो इसको मैं सिग्मा ही कहूंगा ना। अच्छी बात है सर। मान लो किन्हीं दो एटम के बीच में, ये दो एटम सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है ना। मान लो दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड आया तो बताओ क्या बनेगा, कितने सिग्मा कितने पाई होंगे? और अगर तीन बॉन्ड आए तो कितने सिग्मा कितने पाई होंगे? बताओ, बताइए, बोलो, बताइए, क्या आप मुझे बता सकते हैं? बोलिए बोलिए। बिल्कुल बता सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, बताइए। आपने मुझसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सर अगर मैं एक ही बॉन्ड बनाऊं तो उसको क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि सर सिग्मा बॉन्ड है ये। मान लो दो होते तो एक सिग्मा एक पाई होता, क्योंकि पहले तो सिग्मा बनता है ना। क्यों बनता है सिग्मा? क्योंकि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे पहला बॉन्ड बनता है, वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से ही बनेगा, तो वो सिग्मा होता है। उसके बाद बनेगा तो पाई बनेगा। यहां बताइए सर, यहां एक सिग्मा है, देखो किसी भी मॉलिक्यूल में पहला बॉन्ड तो सिग्मा ही होता है, उसके अलावा जो होते हैं वो पाई होते हैं ना, क्योंकि पहला बॉन्ड तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ही बनता है। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि दो एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड है तो वो सिग्मा होगा, दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होगा, दो एटम के बीच में तीन बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई होंगे? क्या ये बात सही है? दो एटम के बीच में एक सिग्मा और एक पाई, अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल है तो एक सिग्मा दो पाई। और हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लगा रहे हैं अभी। हम जो सिग्मा पाई कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, ये किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें बताना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बताना है ना। क्योंकि अगर तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगाओगे तो मामला गड़बड़ भी हो सकता है। क्यों? जैसे मैं बताता हूं, मुझे बताओ, तुमने C2 का नाम सुना? C2 का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, थोड़ा सा बता रहा हूं बस, है ना। तुम C2 में जो दो पाई बॉन्ड बनाते हो, ये दोनों पाई होते हैं, लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग होते हैं? अकॉर्डिंग टू एमओटी। तो C2 में एमओटी के अकॉर्डिंग दो पाई होते हैं। इसमें हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वीबीटी लगानी है, और वीबीटी हेड ऑन ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग से आती है, ठीक है। तो हम वीबीटी के अकॉर्डिंग बताया करते हैं। अब मुझे आप बताओ जरा ध्यान से, एक सवाल आपके सामने में लिख रहा हूं, मुझे बताना, इसमें इसमें और इसमें टोटल बताना है, टोटल टोटल। आप बताओ टोटल सिग्मा एंड टोटल पाई, बताइए। टोटल सिग्मा और टोटल पाई में बता दीजिए, बोलिए भाई, बताइए जरा। टोटल सिग्मा और टोटल पाई बता दीजिए, क्या कहते हो? टोटल सिग्मा और टोटल पाई बता दीजिए फटाफट से। दो एटम के बीच में, दो एटम के बीच में एक सिग्मा बनता है अगर एक ही बॉन्ड है तो, अगर डबल है तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल है तो एक सिग्मा दो पाई। लेकिन मैं आपसे टोटल पूछ रहा हूं, आप कार्बन के मत लिख देना, टोटल पूछ रहा हूं, टोटल बताओ। क्या हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा बनाता है? क्या हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा बनाता है? हाइड्रोजन तो हमेशा सिग्मा ही बनाएगा ना। तो इसका मतलब है कि यहां पर जितने भी एच दिख रहे हैं, सुन लो ध्यान से, यहां जितने एच दिख रहे हैं, जैसे 3H ये 3H ये, यानी कि 6 तो इसके सिग्मा हो ही जाने हैं। जितने एच हैं उतने सिग्मा तो होने ही है, क्योंकि एच तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और एस ऑर्बिटल तो सिग्मा ही बनाता है ना। तो भैया 6 और एक कार्बन कार्बन का, यानी कि 7 सिग्मा लिख दूं मैं? बताओ जरा, 6 सिग्मा हो गए एच वाले और एक सिग्मा हो गया कार्बन कार्बन, सही बात है। पाई बॉन्ड एक भी नहीं है तो 0 लिख देता हूं, 7 0। क्या ये बात क्लियर है? बहुत बेहतरीन। अगला, सर यहां एच कितने हैं? 2 और 2 4 और एक 5 आ जाएंगे सीसी मिला करके। देखो 4 तो हाइड्रोजन वाले हो गए, एच तो हमेशा सिग्मा बनाएगा, और सीसी वाला एक हो गया, तो 5 हो गए टोटल, और एक हो गया यहां पर पाई। पाई तो वैसे ही चमकते हुए दिखेंगे, है ना। अगला बताओ, सर 2 एच मिल गए और एक सीसी मिल गया, यानी कि 3 सिग्मा मिल गए और 2 पाई मिल गए। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो आपको अगर मैं सवाल दे दूं तो आप सिग्मा और पाई कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको मैं सवाल दे दूं
तो आप सिग्मा और पाई कैलकुलेट कर सकते हो, बताओ। क्या आप सिग्मा और पाई कैलकुलेट कर सकते हो? बताओ, कर लोगे? दे दूं सवाल? तैयार हो? बताओ, क्या आप तैयार हैं? तो मैं रिश्ता पक्का समझूं? बोलो। जी सर, यस सर। आइए, आ रहा है सवाल आपके सामने। क्या कभी तुमने एस्पिरिन का नाम सुना है? फाइंड टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन एस्पिरिन। कभी एस्पिरिन का नाम सुना है? बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस टाइप के सवाल होते हैं, सुन लो ध्यान से। इस टाइप के सवाल जेई मेन में और जेई एडवांस में दोनों में आ चुके हैं। अब आप सोचो, अब आपके दिमाग में एक ही बात आ रही होगी कि सर मुझे एस्पिरिन बता दो, है ना? एस्पिरिन हमें नहीं पता। तो अभी तो आपने ताजा ताजा ऑर्गेनिक स्टार्ट की है। एस्पिरिन मैं अभी आपको बता देता हूं। धीमे धीमे आप आईयूपीएसी वगैरह पढ़ोगे, आइसोमेरिज्म पढ़ोगे, जीओसी पढ़ोगे, तो आपको धीमे धीमे कंपाउंड्स के नाम भी याद होने लगेंगे कि सैलिसिलैल्डिहाइड क्या होता है, बेंजोइक एसिड क्या होता है। उसकी टेंशन आप मत लो, अभी मैं आपको बना करके दे रहा हूं। ठीक है, अभी मैं आपको बना करके दे रहा हूं। एस्पिरिन जो है वो पेन किलर होता है, ठीक है? एस्पिरिन पेन किलर होता है, तो मैं आपको बना करके दे रहा हूं। ये होता है एस्पिरिन। इसका एक दूसरा केमिकल नाम भी होता है, इसको बोलते हैं ऑर्थो एसिटिल, ओ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड नाम है। ये आपको सिखा दूंगा मैं, ऑर्थो मेटापेरा क्या होता है। अभी आप बस ऐसे लिख लो नाम इसका, आईयूपीएससी में जब डिटेल में पढ़ोगे तब। आपको मैंने क्या दिया? आपको मैंने एक स्ट्रक्चर दिया है, आप इस स्ट्रक्चर में कैलकुलेट कर लो और आपको धीमे धीमे स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे, है ना? आपको धीमे धीमे ये स्ट्रक्चर सब याद हो जाएंगे क्योंकि आप कई बार पढ़ोगे ये सब चीजें, है ना? बताइए, बोलिए। और इस टाइप के सवाल पेपर में आ चुके हैं भाई, सिग्मा पाई लोन पेयर टाइप के, है ना? तो आप मुझे सिग्मा पाई बता दो, उसके बाद मैं आपको लोन पेयर निकालना भी सिखाऊंगा। बताइए जरा, काउंट करिए, काउंट करना बस आपको। आपकी थोड़ी मैथ्स तेज होनी चाहिए अब, है ना? और कौन सी वाली मैथ्स? एकदम बेसिक वाली, बचपन में जो पढ़ी थी, बचपन में जो पढ़ी थी वो। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करिएगा। कितने सिग्मा आ रहे हैं इसमें? मुझे दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 35 कितने आ रहे हैं बताओ? बताइए जरा, कितने आ रहे हैं? बेटा आप सभी लोगों ने बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर दी है। आप सभी लोगों ने बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर दी है, बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर दी आप सभी लोगों ने। कुछ ही लोगों का मेरे को ठीक दिख रहा है आंसर, मैक्सिमम लोगों ने ब्लंडर कर दिया। और वो ब्लंडर में बताऊं क्या किया आपने? मालिक यहां पर छुपे हुए एच थे यार, आय हाय मालिक, क्या किया मालिक? ये क्या हुआ है प्रभु, ये क्या हुआ? बताइए। आपने ये वाले एच तो लिए ही नहीं। अरे यार, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही तो बना के दिया मैंने। इधर इस तरफ देखो, तो भैया कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए ना, तो ये छुपे हुए एच कौन बाहर निकालेगा? ठीक है ना? तो जो आप 17 आंसर कर रहे थे ना, आप ये भूल गए 18 19 20 21 ये वाले भी काउंट करने थे। ठीक है, समझ गए? तो ऐसे थोड़ा ध्यान रखना, फैल मत जाना, काउंट कर लो। काउंट कैसे करेंगे सर? 3 तो ये हो गए, 3 ये, 4 ये, 5 ये, 6 ये, 7। ठीक है, ये सारे कार्बन कार्बन के सिग्मा जो हैं रिंग में 8 9 10 11 12,
सही ना। 3 4 5 6 7 और 6 ये होगा 13, ठीक है। 14 15 16 17 18 19 20 21 काउंट करना है बस। 21 सिग्मा। पाई कितने चमकते हुए दिख रहे हैं? 1 2 3, एक यहां और एक यहां, 5, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो 21 और 5 आएगा आंसर। ठीक आहे। तो ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है मेरे को केमिकल बॉन्डिंग नहीं आती है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉजिक तो आता है, कॉमन साइंस आता है। अभी मैंने क्या सिखाया कॉमन साइंस में? दो बॉन्ड के बीच में, दो एटम के बीच में एक बॉन्ड एक सिग्मा होता है, दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा दो पाई, खत्म। केमिकल बॉन्डिंग की कोई जरूरत नहीं है। ये अगर तुमने समझ लिया, ये हो गया काम, लो निकाल लो, यही तो कर रहे हैं हम। ठीक आहे। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बताइए जरा। समझ गए खेला? खेला समझ गए? खेला। अब मैं आपको बता रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ लोन पेयर्स। कैलकुलेशन ऑफ लोन पेयर्स। क्या आपने कभी इनका नाम सुना है, लोन पेयर्स का? बताइए। लोन पेयर का कैलकुलेशन का नाम सुना है? लोन पेयर कैसे? देखो, लोन पेयर को हम बोलते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? लोन पेयर का नाम है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे लिखूंगा, ई पे नेगेटिव एस, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसको कहते हैं हम अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर, पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉनों का एक पेयर बोलते हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर। तो लोन पेयर जो निकालोगे, एलपी लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में, एलपी। तो एलपी निकलता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय, पेयर बोल रहा ना पेयर, तो डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर, माइनस करके डिवाइड कर दो। जैसे आइए मैं आपको बताता हूं, सपोज आपके सामने मैंने लिख दिया, मैंने लिखा है मान लो अमोनिया, ठीक है। अमोनिया यानी कि NH3। अब मुझे बताओ इसमें नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर हैं? हाइड्रोजन के पास थोड़ी लोन पेयर होगा, हाइड्रोजन के पास तो बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो शेयर कर लेता है, ठीक है। तो मुझे बताइए, अगर मुझे लोन पेयर निकालना है तो बताइए, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर निकालूंगा तो मैं बोलूंगा लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन कितने आएंगे? बताइए, बताइए जरा। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन है ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इसके नीचे ऐसा होता है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको पता होना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें एक, आउटर मोस्ट में इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6 और इसमें 7, है ना। ये तो पीरियड टेबल की बातें हैं। तो मुझे बताओ लोन पेयर और नाइट्रोजन कितना आएगा? 5 माइनस, सुनिएगा, माइनस शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं? बताओ जरा। नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हैं? सर एक ये है, एक ये है, एक ये है, यानी कि नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं बॉन्ड में। डिवाइडेड बाई 2 कर दूं, यानी कि 1 आ गया। तो इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन पर मैं एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बना सकता हूं। इसका नाम है लोन पेयर, इसको कहते हैं लोन पेयर। क्या यह बात क्लियर है? तो इसी प्रकार आप मुझे ऑक्सीजन में बता सकते हो, पानी में। बताओ जरा, इसी टाइप से आप मुझे पानी में ऑक्सीजन के निकाल करके बता दो। बताओ जरा ऑक्सीजन के कितने हैं? लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन बताइए जरा, सेम फंडा लगाइए और बताइए, सेम फंडा लगाइए और बताइए। और मैं सही कह रहा हूं, अभी तक आपने कुछ भी नई चीज नहीं पढ़ी है, ठीक है, कोई भी नई चीज नहीं पढ़ी है। बताइए। ये सब पुरानी चीजें हैं, बस एक बार आपका क्विक रिवीजन करवा रहा हूं मैं। बताइए कितना आएगा? सर लोन पेयर और ऑक्सीजन, मुझे बताओ ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर 6।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के। माइनस कितने शेयर कर रखे हैं सर? 2 ही शेयर कर रखे हैं, ठीक है, 2 शेयर कर रखे हैं तो 6 माइनस 2, और इसमें डिवाइड कर दोगे किससे? 2 से, 4/2 यानी कि 2। समझे? 2 लोन पेयर आएंगे, तो एक लोन पेयर ये हो गया, एक यहां बना दो। इस तरीके से दिखा सकते हो आप, चाहो तो ऐसे डॉट से भी दिखा सकते हो, ऐसे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप क्रॉस से दिखाओ या डॉट से दिखाओ, बात बराबर है, ठीक है। क्लियर एकदम बात? क्या ये मेरी बेटा, ये थोड़ी बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको पता क्यों बता रहा हूं? कई बच्चों को लग रहा होगा सर ये सब तो पढ़ रखा हमने, आगे चलो आगे चलो। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे तुम ही फंसोगे फिर। कई बार हमें लगता है कि हमें आता है, लेकिन एक बार आपको एक रिवीजन कर लेते हो, रिकैप कर लेते हो ना, तो आपसे फिर आंसर आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए मैं आपको ये रिवाइज करा रहा हूं सब, ठीक है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? तो मैं रिश्ता पक्का समझू। चलिए वेरी गुड, चलिए वेरी गुड, वेरी नाइस। अपन करेंगे सवाल, सवाल करेंगे सवाल। चलिए एक दो सवाल कर लीजिए, फिर हाइब्रिडाइजेशन पे चलेंगे, है ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बताना है आपको इसमें। एक दो सवाल और कर लो, फर्स्ट और सेकंड 2 सवाल हैं। बताइए जरा, पहले वाले को थोड़ा सा ओपन कर लो, पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं। अब थोड़ा देखो, अपना दिमाग लगाओ। अब आप अपना दिमाग लगाइए थोड़ा सा। क्या कि सर यहां पर 2 CH3 दिए हैं ना, तो हम एक काम कर लें क्या, इसको ऐसे लिख लें क्या, CH3। थोड़ा अच्छा टाइप का कंडेंस लिख लें, थोड़ा जिसमें बॉन्ड थोड़ा ओपन रहे, कार्बन कार्बन वाले। कार्बन कार्बन वाले बॉन्ड ओपन करके कंडेंस लिखो, कार्बन हाइड्रोजन वाले मत लिखो। कार्बन कार्बन वाले लिख लो अलग ओपन करके। देखिए मैं ऐसा लिख दूं, और ये जो C2H5 लिखा है, इसको मैं CH2CH3 में तोड़ सकता हूं, है ना। ये जो C2H5 है ना, इसको CH2CH3 में तोड़ सकता हूं, ठीक है। करिए जरा, बताइए क्या आंसर है। बताइए क्या आंसर है इसका, बोलिए बोलिए जी, बोलिए जल्दी से बोलिए। काउंट कर लो, काउंट ही तो करना है। बस इसको क्या करा मैंने, थोड़ा अच्छे से ओपन करके लिखो। मतलब जब कभी भी आप कंडेंस, सुन लो इधर इधर इधर, जब कभी भी आप कंडेंस फॉर्म बनाना चाहें अपने हिसाब से, तो आप अपना डिसाइड करके रखो क्या, कि सर कार्बन हाइड्रोजन को ओपन करके नहीं लिखेंगे, कार्बन कार्बन के बॉन्ड ओपन करके लिखेंगे कंडेंस में, ठीक है। ऐसा सोच लो आप अपना बना लो। तो कार्बन हाइड्रोजन के मत करो, क्योंकि वो इसलिए नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि जितने एच है उतने तो सिग्मा होने ही है, ठीक। तो एक काम करता हूं, मैं एच काउंट कर लेता हूं, जितने एच उतने सिग्मा, और फिर मैंने सीसी ओपन करके लिखी ली है, सीसी सीसी ओपन करके लिख लिए हैं, तो मैं सीसी काउंट करना आसान हो जाएगा। तो 3 3 6 1 7 1 8 1 9, एच काउंट कर रहा हूं, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ये मेरे पास 22 आ गए एच, देख लो काउंट कर लो, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्या हो गया, कोई छूट गया ना? 3 3 to 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 33 आ रहे हैं, ठीक है। 33 आ रहे हैं, काउंट कर लो। मेरे काउंटिंग करने से 33 आ रहे हैं, आप भी काउंट कर लो जरा। और पाई देखें, 1 1 2। अच्छा पाई तो चमकते हुए दिखते हैं, पाई बॉन्ड तो कितना आसान है ना। पाई बॉन्ड तो एकदम चमकते हुए दिखते हैं, ठीक है। अगला करो सेकंड वाला। इसमें भाई फैल मत जाना, इस वाले में अब तुम्हें एच दिखाने पड़े, क्योंकि बॉन्ड लाइन है ना। बॉन्ड लाइन है तो तुम्हें फिर एच पता करना पड़ेगा कितने हैं इस वाले में। इसमें फैल मत जाना, इसमें तुम्हें एच पता करना पड़ेगा कितने कितने हैं। देखो आपको वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करनी है, जहां भी आपको बॉन्ड 4 ना दिखें तो हाइड्रोजन से उनको 4 बना लें, जहां भी 4 बॉन्ड नहीं दिख रहे हैं वहां हाइड्रोजन से 4 बना लीजिए और आंसर कर दीजिए। बताइए जरा, बोलिए।
बोलिए कितना आ रहा है, काउंट कर लें। जितने एच हैं उतने तो सिग्मा होने हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 11 12 13 14 15 16 17 आ रहा है, 17 सिग्मा आ रहा है। काउंट कर लीजिए आप, जितने एच है उतने सिग्मा और सीसी वाले। ठीक, पाई काउंट करेंगे 1 2 3 और 4 पाई, 17 सिग्मा और 4 पाई। बताइए क्लियर एकदम बात, बहुत बढ़िया। 17 फॉर आंसर आया, वाह यार मजा आ गया, बेहतरीन। ऐसे ही चलते रहोगे तो मजा नहीं आ जाएगा क्लास में, वाह। आइए एकदम स्मूथ निकलेगी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी। आइए जरा, कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क दूंगा, अब मैं ले चलता हूं आपको वहां जहां आप जाना चाहते थे। सिग्मा पाई के सवाल हो जाएं तो आपकी फीलिंग कैसी आती है, नहीं आपको ऐसी लगता है ना आपको ऐसी लगता है ना, बहुत स्ट्रगल हो गया भाई, कितना आसान सी चीज है आइए जरा, अब मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन पर लेके जाना चाहता हूं, ध्यान से देखिए, बाकी होमवर्क दे दूंगा आप करना। सर हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया क्यों, बताइए। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से सभी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सही से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, क्या से निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन उसके बारे में आपको बताता हूं। पहली बात, क्या पोस्टुलेट इसके होते हैं? एटॉमिक, अगर आता है आपको तो मत लिखो, नहीं आता तो लिख लो, है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बेटा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कई बच्चे भूल चुके होते हैं, इसलिए बता रहा हूं। थैंक यू बाद में बोल देना मुझे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कुछ पोस्टुलेट आप लिया करते थे, क्या ये बात सही है? एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया करते हैं। क्या यह बात सही है? एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर, या ऐसा लिखता हूं कि टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड्स is equal to total number of hybrid orbital form, total number of hybrid orbitals formed। मतलब एक तरीके से पता है क्या है, ये मिक्सिंग है, मिक्सिंग है, मिक्सिंग मिक्सिंग। ठीक है, मिक्सिंग कहते हैं, खिचड़ी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, मिक्सिंग कहते हैं इसको, कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल को जन्म देते हैं, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हो उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके बनते हैं, है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं मैंने एक एस और एक पी को कंबाइन किया, बताओ, तो एक एस एक पी दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, यानी कि दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अगर मैं एक एस और दो पी को कंबाइन करूंगा तो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो तीन sp2 मिलेंगे। अगर मैं एक s और तीन p को कंबाइन करूंगा तो टोटल ऑर्बिटल चार हैं, तो चार sp3 मिलेंगे। इस तरीके से बोला जाता है। तो टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन इज इक्वल टू टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड। ठीक है, तो भैया एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या सेम रहती, नंबर सेम रहते हैं। अगला थर्ड पॉइंट, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग पैटर्न। बॉन्डिंग पैटर्न को समझने के लिए होता है, ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, बॉन्डिंग पैटर्न को समझने के लिए होता है कि भैया बॉन्ड की बॉन्डिंग पैटर्न कैसी है, बॉन्ड एनर्जी कैसी है, बॉन्ड लेंथ कैसी है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ये होता है। ठीक, फोर्थ, यूजुअली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यूजुअली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन।
यूजुअली हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ एक एग्जांपल ऐसे होते हैं जो आगे आप पढ़ोगे, बेंजाइन वगैरह, उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन 99% केसेस में जो तुम्हारे सिलेबस के अंदर है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन यूज किया जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल को। और हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा दिखता है मुझे बताओ, मुझे बताओ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा दिखता है। ये अगर एस है तो स्फेरिकल है, ठीक है, एस क्या है, स्फेरिकल। अगर मैं एस का पी के साथ मिक्सिंग कर दूं तो जो नया बनेगा हाइब्रिड, यानी कि क्या कर रहे हो तुम, दोनों के बीच का बना रहे हो, ठीक है। तो कैसे दिखेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, बताओ कैसे दिखेंगे। देखिए ये एस है, ये पी है, अगर मैं इन दोनों को मिला दूंगा तो एस और पी दोनों का कैरेक्टर इसमें होना चाहिए, तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ये देखिए आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, ऐसा। तो आपको लेफ्ट साइड देखने से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा पी कैरेक्टर दिख रहा है और इस तरफ थोड़ा स्फेरिकल कैरेक्टर दिख रहा है। तो एस और पी की मिक्सिंग से बन रहा है ये, ठीक है, एस और पी की मिक्सिंग से बन रहा है, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो बड़ा लोब है, ये वाला लोब, ये यूज होता है, यूज्ड फॉर बॉन्डिंग पर्पस, ये बॉन्डिंग पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है, बड़ा वाला। और बॉन्डिंग पर्पस के लिए यूज होता है तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाने जाता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाती है ना, क्योंकि इसमें दोनों कैरेक्टर होते हैं। साइड वाइज ओवरलैपिंग पता है कैसे होती है, प्योर पी में, प्योर पी में साइड वाइज हो सकती है। ये मटके जैसे हैं, इनमें साइड वाइज नहीं हो पाती है ना, ये मटके जैसे हैं, तो इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? ये सब पुरानी बातें, कोई नई बात नहीं है इसमें, ना, ये सब पुरानी बातें हैं, ठीक है। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है, और किस लिए हम इनको यूज किया करते हैं, बॉन्डिंग पर्पस के लिए यूज किया करते हैं। क्या कुछ याद आया पुराना? कुछ नया नहीं है, पुराना याद आया, ठीक है। अब आपको यहां क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे 3 हाइब्रिडाइजेशन की बातें होंगी, sp sp2 और sp3। sp3d नहीं आएगा, sp3d2 नहीं आएगा, तो सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझको निकालना है क्या, मुझको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। आपने रेजोनेंस का नाम सुना है क्या? रेजोनेंस का नाम सुना है? उसको निकालने से पहले रेजोनेंस को पढ़ लेते हैं। रेजोनेंस का नाम सुना है क्या? क्या आपने रेजोनेंस का नाम सुना है? इसको कहीं देखा है क्या, ओजोन को? बताना जरा, क्या आपने रेजोनेंस का नाम सुना है? रेजोनेंस बताइए, यस और नो, सुना है ना? तो रेजोनेंस का जो फंडा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का, वो फंडा क्या था कि भाई साहब आप किसी एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसलिए आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है ना। आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं रेजोनेंस, रेजोनेंस का फंडा, तो आपने कुछ ऐसा पढ़ा था, मैं आपको यह दिखा देता हूं एक बार। आपने ओजोन के बारे में पढ़ा था क्या? आपने ओजोन के बारे में पढ़ा था क्या? बिल्कुल पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा, कोई दो राय नहीं है इसमें। आपने इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे, ये 1 है और ये 2 है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि 1 एंड 2 आर, ये क्या है, ये है मालिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म। क्या ये बात क्लियर है? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो क्या कहानी है यहां पर, मुझे एक बात बताओ, मुझे बताओ, हर एक ऑक्सीजन पे अगर मैं लोन पेयर की बातें करूं, ठीक है, सुनना, मुझे बताइए यहां पर ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होंगे? 2। ये तो तुम निकाल लोगे कैसे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, 4 बचे, 4 का मतलब 2 लोन पेयर। यहां 1 लोन पेयर में लिख सकता हूं, सही बात है, और यहां मैं कितने लोन पेयर लिख सकता हूं? 3 लोन पेयर लिख सकता हूं। क्या यह बात सही है? अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, आपने रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, बताइए। आपने रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? आपने रेजोनेंस की डेफिनेशन ये पढ़ी थी ना कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन, यही पढ़ा था ना आपने, रेजोनेंस में यही पढ़ा था ना। इसका मतलब ये है आपका ये जो पाई बॉन्ड है वो यहां आया, पाई बॉन्ड यहां आया तभी तो ये बना। इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं
कि ये वाला लोन पेयर मैं यहां बॉन्ड बना दूं और इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर है वो मैं इसको दे दूं तो ये बन जाएगा। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? देखें जरा, इसका लोन पेयर मैं बॉन्ड बना दूं तो एक सिग्मा था, नया एक पाई बन जाएगा, और इधर से ये दोनों इलेक्ट्रॉन में इसको दे दूं तो ऐसा बन जाएगा। आप देखो इसके पास कितने लोन पेयर आ जाएंगे? 3। ठीक, और इसका एक लोन पेयर बॉन्ड बनाने चला गया तो इसके पास कितने बचेंगे? 2, और बीच वाले का कुछ नहीं बिगड़ा तो उस पर एक का एक ही रहेगा। क्या ये बात सही है? पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है, ये बात जानते हो? बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं इस ऑक्सीजन के लोन पेयर कैसे लोन पेयर कहलाएंगे, देखो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर रेजोनेंस में चले गए, और रेजोनेंस का तुमने डेफिनेशन पढ़ी थी क्या? डीलोकलाइजेशन। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो लोन पेयर है, ये वाले, ये लोन पेयर कैसे हैं? ये हैं डीलोकलाइज लोन पेयर। डीलोकलाइज लोन पेयर, ध्यान से सुन लो, ये क्या है? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। क्या मैं इनको ये कह सकता हूं? क्या मैं इनको डीलोकलाइज लोन पेयर कह सकता हूं? और कभी भी डीलोकलाइज लोन पेयर होता है तो डीलोकलाइज लोन पेयर कैसे होते हैं? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर जो होते हैं, डीलोकलाइज लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाते हैं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? डीलोकलाइज लोन पेयर क्या करते हैं? पाई बॉन्ड बनाते हैं। ध्यान से सुन लो, कुछ कुछ याद आना चाहिए, कुछ भी नया नहीं है इसमें। ये डीलोकलाइज लोन पेयर कह सकता हूं, क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड कन्वर्ट हुए होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में कन्वर्ट हुए होंगे तो यहां पाई बॉन्ड आया होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि डीलोकलाइज लोन पेयर जो है वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन में तो पाई बॉन्ड काउंट होता नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या काउंट होता है? सिग्मा काउंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए अब जो मैं लिखवाने जा रहा हूं, ठीक है, ये पुरानी बातें हैं ना, चाहो तो आप बाद में लिख लेना। अब मैं आपको बता रहा हूं क्या, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिएगा जरा, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। और यहां का हाइब्रिडाइजेशन आसान है, केमिकल बॉन्डिंग में तो खैर डीवीवी होता है, यहां तो हमारा sp sp2 sp3 होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? फाइंड सिग्मा बॉन्ड्स। आपको सिग्मा बॉन्ड फाइंड करने हैं, जिस एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना उसके सिग्मा बॉन्ड निकाल लो, ठीक है। और प्लस लोकलाइज लोन पेयर पता कर लो। लोकलाइज लोन पेयर, लोकलाइज लोन पेयर मतलब जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सर रेजोनेंस में कौन से इन्वॉल्व होते हैं? अगर मैं यहां से समझाऊं तो ध्यान से देखो, डबल बॉन्डेड के पास में ऐसा एटम हो जिसपे लोन पेयर हो, देखना जैसे A B और मैंने यहां कर दिया Z, तो अगर यहां लोन पेयर है, सुन लो, कभी ऐसा पैटर्न मिलता है, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम के पास लोन पेयर, तो ऐसा बन जाएगा, और ऐसा बन जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। यानी कि ये लोन पेयर क्या कहलाएगा? डीलोकलाइज लोन पेयर। ठीक है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड बनाने जाएगा तभी ऐसा बनेगा, है ना। तो ये डीलोकलाइज लोन पेयर कहलाएगा। ठीक है, तो अगर आपको पहचानना है कि डीलोकलाइज लोन पेयर कैसे पता चलेगा मालिक, तो ऐसे पता चलेगा, डीलोकलाइज ऐसे पता चलेगा, ऐसे। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है? सिग्मा बॉन्ड फाइंड करना है और लोकलाइज लोन पेयर। अगर इसका सम 2 आता है तो sp कह देना, 1s 1p। 3 आता है तो 1s 2p कह देना, और अगर 4 आता है तो 1s 3p कह देना, काम खत्म। डीलोकलाइज लोन पेयर आता है तो काउंट नहीं करते, ठीक है, डीलोकलाइज को काउंट नहीं करना, डीलोकलाइज्ड को काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? डीलोकलाइज लोन पेयर काउंट नहीं करते, किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये पाई बॉन्ड बनाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, क्वेश्चन ऐसा, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच एटम। ठीक है, आपके सामने एक सवाल मैं समझा रहा हूं, फिर उसके बाद आप कर लेंगे आराम से। देखें, बताइए जरा मुझे हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन इसमें निकाल करके बताइए। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ठीक है, आप निकाल भी सकते हो। ठीक है, हाँ वो स्टेरिक नंबर सिग्मा पाई वाले केस है, सिग्मा पाई स्टेरिक नंबर वही है, कोई अलग बात नहीं है। बस उसको कुछ लोग स्टेरिक नंबर से बता, आपने शायद स्टेरिक नंबर से पढ़ा है। हम सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम कर लेंगे। ठीक है, आओ मुझे बताओ इस कार्बन के कितने सिग्मा हैं, बताइए जरा,
क्योंकि सिग्मा पाई से थोड़ा आसान इसलिए पड़ेगा ना, आप लोगों ने अभी सिग्मा पाई निकालना सीखा ना, इसलिए बताना। इस कार्बन के कितने सिग्मा हैं सर? 3 और 1 4 सिग्मा। कोई पाई, कोई लोन पेयर है क्या? नहीं, पाई तो काउंट नहीं होता। 4 सिग्मा पे क्या आंसर है? sp3। बस ऐसे लिखना है। अरे बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। सर इस कार्बन के कितने सिग्मा? 2 और 2 4 सिग्मा, 4 सिग्मा यानी कि sp3। सर इस नाइट्रोजन के कितने सिग्मा हैं? 2 और 1 3 सिग्मा, लेकिन एक लोन पेयर है। और बताओ क्या ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है? यस सर। क्यों? ये कहीं भी कॉन्जुगेशन नहीं कर रहा, मतलब डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा इसका। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहां कहीं डबल बॉन्ड नहीं है ना, अकेले क्या करेगा? रेजोनेंस के लिए यहां पाई बॉन्ड होना चाहिए ना। तो 3 + 1 सम कितना हो गया? 4 हो गया, और 4 सम पर क्या आ गया? sp3। बहुत आसान है भाई। अगला देखो जरा, नेक्स्ट देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड NH2। बताइए जरा। और मैं सही बता रहा हूं, मैंने कुछ नया बताया ही नहीं है, ये सब केमिकल बॉन्डिंग की मेहरबानी है। मैं तो बस तुम्हें डायरेक्टली आंसर निकालना सिखा रहा हूं, ठीक है? एक्सप्लेन तो कर दिया मैंने एक बार फिर से, ताकि रिवाइज हो जाए, आपका रिवाइज हो गया होगा, है ना? अब अगर किसी ने बिल्कुल ही नहीं पढ़ी केमिकल बॉन्डिंग, तो यार फिर ऑर्गेनिक शुरू मत करो, पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ो। अगर आपने सच में बिल्कुल ही नहीं पढ़ी केमिकल बॉन्डिंग, आपको लग रहा है ऑर्गेनिक समझ में आ जाएगी, तो थोड़ी दिक्कत आएगी आपको। हालांकि मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि ये सारी चीजें दोबारा कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं। नहीं तो मैं कह देता केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा है आपने, सिग्मा पाई आप जानते हो, हाइब्रिडाइजेशन आप जानते हो, आगे चलते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं, रिवाइज क्यों करवा रहा हूं? सोचो, ताकि आपको समझ में आए। चलिए बताइए, इन सबके सिग्मा बॉन्ड कितने कितने हैं? पाई का कोई मतलब, सिग्मा बताइए, सिग्मा बताइए, सिग्मा। सर 2 और 1 3 सिग्मा, ठीक। इसके बताइए 1 2 और 3 सिग्मा। सर इसके बताइए 2 और 1 3 सिग्मा। सही है। इस पे कोई लोन पेयर नहीं है, यानी कि 3 सिग्मा sp2। इस पे कोई लोन पेयर नहीं है, यानी कि 3 सिग्मा sp2। अब देखिए, इसका लोन पेयर देखो डबल बॉन्डेड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी कि ये डीलोकलाइजेशन करेगा, यानी कि ये पाई बनाएगा, पाई बनाएगा, तो इसका लोन पेयर काउंट नहीं होगा। ये कौन सा लोन पेयर है? डीलोकलाइज्ड। यानी कि अब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। समझे? अब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाने चला जाएगा मालिक, और लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाने चला गया तो पाई बॉन्ड तो काउंट नहीं होता है हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है? और मेरी आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि अभी जो बीच में संडे आएगा, उसमें केमिकल बॉन्डिंग जरूर रिवाइज कर लेना। उसमें क्या पढ़ना है आपको? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन। और वैसे भी अगर आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना, तो आज मैंने जो बताया ना वो भी सफिशिएंट है। आज मैंने आपको जो पढ़ाया है वो भी सफिशिएंट है। उसको रिवाइज कर लोगे तब भी आप समझ जाओगे कि कैसे लिख रहा हूं मैं। लेकिन अगर आपको इन डेप्थ पढ़ना है, तो ऑब्वियसली जब केमिकल बॉन्डिंग इतने सारे लेक्चर में हुआ होगा, तो पूरी एक एक चीज बहुत डिटेल में हुई होगी, तो आप वहां पढ़ सकते हो, तो आप डिटेल में पढ़ लोगे। आपको लगता है कि हाँ सर मेरे को इस तरीके से समझ में आ रहा है, तो फिर मत पढ़ो, फिर यही करो, ठीक है? और आना चाहिए समझ में यार, कहां जाएगा? नहीं आएगा तो जाएगा कहां? ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? तो अब मैं आपसे एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल पूछ लूं क्या? बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन ऑल द कार्बन एटम्स इन द सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट? ये 4 सवाल कर लोगे, खेल हो जाएगा, आप समझ जाओगे करना क्या है। बताइए, बोलिए, करिए करिए। ये 4 सवाल कर लोगे, खेल हो जाएगा। बताओ, मुझे बताओ पहले वाले में इन कार्बन के पास कितने कितने सिग्मा बॉन्ड है? बोलो, मुझे बस सिग्मा बॉन्ड बता दो, काम हो जाएगा। बोलो, बोलो, कर पाओगे ये? सर 2 सिग्मा है sp, सर 2 सिग्मा है sp, 2 सिग्मा sp, 2 सिग्मा sp। वाह यार बहुत बढ़िया, ए आंसर आ गया। और देखो स्टार लगा, देखो स्टार लगा है, मल्टीपल आंसर करेक्ट है, स्टार वाले मल्टीपल होते हैं। सर ये sp3, ये sp, 2 सिग्मा sp, 4 सिग्मा sp3। सर 2 और 1 3 सिग्मा sp2, 2 सिग्मा sp, 3 सिग्मा sp2।
सर 3 सिग्मा sp2, 3 सिग्मा sp2, 3 सिग्मा sp2, 3 सिग्मा sp2, ए और डी आंसर आएगा। ठीक है, ए एंड डी आएगा, समझे। बाकी सवाल होमवर्क दे रहा हूं, करना, आप ट्राई करना, आएगा यार, कहां जाएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान। ठीक है, बाकी होमवर्क ऐड कर रहा हूं मैं आपके लिए, करिएगा। और एक सवाल मैंने इसमें ऐड किया है, केबीसीसी वाला। ठीक है, केबीसीसी का मतलब होता है कौन बनेगा केमिस्ट्री चैंपियन, और ये सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत खतरनाक लेवल अप वाले होते हैं, इसलिए लिखा है लेवल सबके निकलेंगे। ठीक है, इसलिए लिखा है LSN, लेवल सबके निकलेंगे। ठीक है, तो ये थोड़े ऐसे वाले होते हैं जो लेवल बढ़ता जाएगा। अभी तो चलो हमारा दूसरा ही लेक्चर, अभी हमने कितना ही पढ़ा है, लेकिन उसमें भी अच्छा सवाल बन गया है ना। ऐसे जब आगे आप ऑर्गेनिक पढ़ते जाओगे तो ये वाले सवाल बड़े फेमस हैं, बहुत चलते हैं ये मार्केट में, केबीसीसी वाले। ठीक है, ये बहुत तगड़े सवाल होते हैं, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। अभी आपको इनके स्ट्रक्चर नहीं पता होंगे तो मैं बता देता हूं। मेलामाइन जो है वो ऐसा दिखता है, मेलामाइन। ठीक है, मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूंगा तो आप कर लेंगे। मेलामाइन, मेलामाइन ऐसा दिखता है। और ये सवाल जे एडवांस 2015 में ये पहला वाला आया था, ये पहला वाला सवाल जे एडवांस 2015 में आया था, इसको कहते हैं मेलामाइन। ठीक है, तो ये मैंने मेलामाइन का स्ट्रक्चर बना दिया। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन, ये तो आपको पता है C2H2 क्या होता है ना, C2H2 आप जानते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बता दिया मैंने। ये मैक्सिमम डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, ये थोड़ा सोचना आप। द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइज कार्बन इन एलीन, एलीन होता है ऐसा। ये एडवांस 2012 में आया था ये वाला, ये इंडिविजुअल 2012 का सवाल है, 2015 का सवाल है। ठीक है, एडवांस का सवाल है ये दोनों, पहला और चौथा। अब आपको निकालना है वैल्यू किसकी, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से 4 IXI। ठीक है, तो ये सॉल्व करना आप नेक्स्ट टर्न पे, मजा आएगा। ठीक है, ट्राई करना आप, अच्छा लगेगा आपको। कह रहा मैथ्स का क्वेश्चन है। इसलिए तो इसका नाम केवीसीसी है। थैंक यू सो मच। आगे आने वाले टाइम में बाइनोमियल थ्योरम और सीक्वेंस सीरीज भी डाल दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और बताओ, जाते जाते 2 लाइनें सुना दूं आपको, जाते जाते 2 लाइनें सुना दूं क्या? और बताओ कैसे हो? सुन लो फिर इसी बात पे। रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया, रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया, जनवरी गुजरा नहीं कि फिर दिसंबर आ गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय। अभी वीडियो कॉल बेटा चल नहीं रहे हैं, थोड़ा दिक्कत आ रही है कुछ टैग में, रिवाइज करके आना नेक्स्ट टर्न पे।